हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, कैसा रहा आज का वीकली टेस्ट? मजा आया? ऑब्वियसली मजे आएंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल थे और पॉइंट डायरेक्ट टू लाइन थे। मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा। चलिए देखते हैं आज उसका एक्सप्लेनेशन। पहले फार्माकोलॉजी से शुरुआत करेंगे जिसमें आपके 17 क्वेश्चन फ्रॉम द फार्माकोलॉजी से आए, करेक्ट? और उन 17 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर रखा है और प्रीवियसली हमने इसके बारे में भी बात किया था। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला पॉइंट क्या हो रहा है? जीपीसीआर कंसिस्ट ऑफ द हेक्साहेलिकल स्पैनिंग सेगमेंट। हमने क्लियर किया था हेक्साहेलिकल नहीं होता, हेप्टाहेलिकल होता है। क्या ये लाइन आपने तुरंत फाइंड आउट किया कि सर ये गलत है? बिल्कुल फाइंड किया होगा। द जी प्रोटीन फ्लोट इन द मेम्ब्रेन विद देयर एक्सपोज्ड डोमेन लाइंग इन द साइटोसोल। हाँ, हमारा ये साइटोसोल में डोमेन लाई करता है। जी प्रोटीन साइटोसोल में होता है, ड्रग हमारी आउटसाइड होता है, मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है, फ्लोट होता है। करेक्ट है कहानी। इट इज हेट्रोट्राइमेरिक इन कंपोजिशन। क्या मैं कह सकता हूं हेट्रोट्राइमेरिक? क्या आपको याद आ रहा है? अल्फा, बीटा, गामा की कहानी याद आ रही है क्या? 3 सब यूनिट प्रेजेंट होती है। बिल्कुल सही जा रहे हो। GPCR has 2 major pathway, IP3DAG and CAMP pathway। क्या थर्ड पाथवे को भूल जाओगे क्या? डायरेक्ट आयन चैनल रेगुलेशन को भूल जाओगे क्या? नहीं, पाथवे तो है ना, तो ये गलत है। आपका यहां पे Q एंड R सही मिला और आपसे पूछा गया कौन सा सही है। सो Q एंड R, दीज आर द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी ने बड़े आसानी से इसको निकाल दिया होगा क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन के जैसा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको ज्यादा दिक्कत हुई होगी। करेक्ट? आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं। हेप्टाहेलिकल होता है हमारा, इसका डोमेन साइटोसोल में लाई करता है। ड्रग बाइंड एट द एक्स्ट्रा सेलुलर एंड जी प्रोटीन इज द इंट्रासेलुलर। अल्फा, बीटा एंड गामा 3 देयर आर द सब यूनिट्स एंड वी कैन से द 3 मेजर पाथवे, CAMP पाथवे, IP3DAG पाथवे एंड डायरेक्ट आयन चैनल रेगुलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग एंजाइम्स विद देयर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इन एंजाइम्स को इनके कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के साथ मैच करिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट टेबल वाला क्वेश्चन था जो शायद हमने पढ़ा भी है। कोलिन स्टेरेज इनहिबिटर, जिसको हम एंटी कोलिन स्टेरेज ड्रग भी बोलते हैं। फाइसोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। क्या याद आ रही है वो सारी चीजें? तो यहां पे आपको क्या फाइसोस्टिगमिन दिखा क्या? सो 1 for 3 लो, आते ही आंसर खत्म। वैसे फिर भी क्लियर करो। ज़ैंथिन ऑक्सीडेज की बात करेंगे, एलोप्यूरिनॉल याद आ रहा होगा? बिल्कुल आएगा। मोनो ऑक्सीडेज एंजाइम ए यानी माओ ए इनहिबिटर, मोक्लोवेमाइड, क्लोरगाइलिन याद आता है? बिल्कुल आपको आ जाएगा। डोपा डिकार्बोक्सिलेज में कार्बिडोपा एंड बेंसेराजिड आपको देखने को मिलेगी। लीजिए, वैसे आंसर्स तो आपका एक ही से आ गया था। P for 3 से आपने आंसर तुरंत क्लियर कर दिया था, कुछ था ही नहीं। मतलब इसे कहते हैं ना हलवा वाला क्वेश्चन मेरे बच्चों के लिए। ये टेबल हमने पूरा इसका डिफरेंशिएट किया था। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, दोनों टाइप के एग्जांपल के एंजाइम हमने देखे थे। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग थ्रू द किडनी एक्सेप्ट। यहां नाम क्या है? एक्सेप्ट। अब अगर आप थ्रू द किडनी एलिमिनेशन की बात कर रहे हो मेरे बच्चों, तो थ्रू द किडनी एलिमिनेशन में क्या आपको याद आ रहा है कि हमारे 3 पाथवे होते हैं। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, देन ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, देन एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। यही हमने पढ़ा है। देखो, फिल्ट्रेशन आएगा, पैसिव ट्यूबुलर एक्सक्रीशन, ऐसा कहीं नाम आया है क्या? नहीं। पैसिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन आया है जो सही जाएगा। एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन ये भी सही है। आपसे पूछा गया कौन सा प्रोसेस नहीं होता, एक्सेप्ट लगाया था, तो बी आंसर करिए ना। बी इज नॉट द प्रोसेस ऑफ द एक्सक्रीशन थ्रू द किडनी। पैसिव ट्यूबुलर सिक्रीशन हमारा इसमें नहीं आता है। शायद इनके हमने फैक्टर्स भी देखे थे, हमने इनके इंपॉर्टेंस भी देखे थे कि किसकी वजह से क्या रोल प्ले होता है। करेक्ट? आइए नेक्स्ट। A 70 kg man was given a drug with the dose of 100 mg per kg body weight। 70 kg का मेन, ये कैलकुलेशन भी किया है अगर आपको याद आ रहा हो तो। 70 kg का मेन है और 100 mg पर kg, यानी अगर 1 kg का बॉडी वेट है तो 100 mg। तो अगर हमने बोला यहां पे कितना हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाइड बाय द 70, क्योंकि 70 kg का है और हर kg पे हम 100 mg दे रहे हैं, तो यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा 7000 mg ड्रग दिया गया है उस पर्सन को। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोला जा रहा है
टी हाफ इज 10 आवर्स। ओके, टी हाफ यहां पे दिया गया है, कितना दिया गया है, 10 आवर्स दिया गया है। प्लाज्मा कंसंट्रेशन की अगर आप बात करोगे कितना दिया गया है, 1.9 mg पर ml। यहां पे हमारा क्या है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अब आप बताइए क्लियरेंस क्या होगा, तो फटाक से आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद है, टी हाफ इज इक्वल 0.693 VD बाई CL। अब आपसे CL पूछा गया है, टी हाफ आपको अभी यहां पे दिया गया है, अभी आपको VD पहले निकालना है। तो अगर मैं आपसे यहां पे VD के लिए पूछूं तो VD का फॉर्मूला क्या, x बाई सी। जरा मुझे कंफर्म करिएगा x कितना है, डोज आपको मिल चुका है 7000 आपकी mg डोज मिल चुकी है। प्लाज्मा कंसंट्रेशन 1.9 है कि नहीं, बिल्कुल आपका 1.9 आ जाएगा। अब जरा इस फॉर्मूले पे रख के पूरा एक साथ देखें तो क्लियरेंस इज इक्वल 0.693 करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाई VD, और VD हमने कितना लिखा है, 7000 डिवाइडेड बाई 1.9। और जरा टी हाफ कितना दिया गया है, 10 दिया गया है क्या, टी हाफ भी रख दीजिएगा, 10 रख दीजिए। अब जरा इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अराउंड यहां पे देखेंगे 250 के आसपास, 252 के आसपास वैल्यू आएगी। जरा देखिएगा, अब आपसे यहां पे पूछा गया है, लेकिन क्या है ये 252 ml है, ये क्या है 252 ml पर आर आएगा ये वैल्यू। आपसे पूछा किसमें गया है, लीटर पर आर में, और जब लीटर पर आर में कर देंगे तो क्या 0.2 लीटर पर आर आपका आ जाएगा क्या, लगाइए ना, किसने आपको रोका है, 0.2 लीटर पर आर। कैलकुलेशन अगर प्रॉपर करना हो तो ये आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। हमने यहां पे डोज निकाला 7000 mg, VD निकाला गया 7000 डिवाइडेड बाय 1.9, क्लियरेंस का फॉर्मूला 0.693 VD बाई टी हाफ हमने रखा, तो 0.693 बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 7000 बाई 1.9 करोगे आप तो 255 ml पर आर आया, जिसको हम लीटर में कन्वर्ट करके 0.2 लीटर पर आर निकालेंगे, प्यारा सा आंसर आ जाएगा। समटाइम्स कैलकुलेशन के क्वेश्चन रहते हैं। चलिए एक और कैलकुलेशन का क्वेश्चन इसीलिए आपको दिया गया, थोड़ा सिंपल था, मुझे लगता है इसमें आपको डाउट नहीं हुआ होगा। क्या था, इन अ पेशेंट वेइंग 70 kg। ओके, यहां पे आपका जो वेट है कितना है पेशेंट का, 70 kg। एसिटामिनोफेन हैज अ VD 70 लीटर। यहां पे लो, आपको VD डायरेक्टली दिया गया है, क्लियरेंस भी दिया गया है, क्या बात है, 350 ml पर मिनट। ओके गुड, बट एक करेक्शन है, यहां VD आपको लीटर में है और क्लियरेंस आपका ml में है। तो जरा अगर आप लोग मुझे करेक्शन कराओ तो क्या मैं इसको 770 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ कर दूं क्या, लीटर को जगह में ml में कन्वर्ट कर लूं क्या, हो जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया, हाफ लाइफ बताइए, लीजिए वही फॉर्मूला, सेम वही फॉर्मूला, 0.693 VD बाई CL। आपके पास VD भी है, CL भी है, रख दीजिए 0.693 मल्टीप्लाइड बाई 70 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ डिवाइडेड बाई 350। लीजिए, आप इसको करोगे तो यहां पे 5, एंड अगर हम बात करेंगे तो हमारा यहां पे 1 कितना आ जाएगा, करो जरा, 0.138 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी हम कह सकते हैं अराउंड 138 मिनट अराउंड आपका आ जाएगा। अब अगर 138 मिनट अप्रॉक्स है तो आंसर कहां है, क्या आंसर यहां पे है, कुछ ज्यादा करना था क्या, 2 करेक्शन केवल करने थे। पहला, यहां लीटर है यहां ml है, तो दोनों को एक में लेके आओ, और खासतौर पर आप लीटर में लेके आओगे, पहला चीज।
अब लीटर को ml में लेके आओगे, क्योंकि आपसे पूछा मिनट में गया है और यहां मिनट था, करेक्ट, तो इसलिए आप उसको ml में कन्वर्ट कर लोगे। ml में कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्ट फॉर्मूला रख के कैलकुलेशन कर देना था। 140 ml आपका 140 मिनट आपका आंसर लगभग आ जाएगा, जो 138.6 के अराउंड आता है। तो हाँ, 140 मिनट्स मेरा यहां पे अराउंड आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेशन वाले में फट कंफ्यूज हुए क्या? ओके, कोई बात नहीं, चलिए प्यारा सा क्वेश्चन देखिएगा। हैंडफुल ऑफ ड्रग एक्ट बाय विर्च्यू ऑफ देयर सिंपल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। चलिए, ये तो बड़ा सिंपल था, मैच करना था कौन सा सही है। बल्क लैक्सेटिव एक्ट थ्रू द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या सच में? तो KMNO4 क्या कहेगा? मैं बैठा हूं, एक काम करो, बल्क एजेंट से ही करा लो। अरे नाम ही है बल्क लैक्सेटिव, अरे बल्क प्रॉपर्टी फिजिकल में आएगा, केमिकल में कहां से? पाबा की बात करिएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज। हाँ जी, पैरामिनो बेंजोइक एसिड हमारा पाबा यूवी रेज का एब्जॉर्प्शन करता है। एंटासिड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द गैस्ट्रिक HCl, ये भी कोई कहने वाली चीज है? ऑब्वियसली हमने इतने खाए होंगे। EDTA फिल्ट्रेशन ऑफ हैवी मेटल्स, EDTA फिल्ट्रेशन करने लगा, अच्छा गलत है। पोटेशियम परमैंगनेट फिजिकल मास, ना 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 ना, ये पोटेशियम परमैंगनेट यहां होना था, बल्क लैक्सेटिव यहां होना था, तो ये दोनों गलत हो गए। अब आपको देखो क्या क्या मिला, आपका Q एंड R यहां पे सही है, PST गलत है, आंसर पहला है। आपने मेरे से पहले लगाया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हाँ, मेरे बच्चे एक्टिव हैं मेरे से ज्यादा। गुड, अच्छा लगता है जब आप ये मैचिंग को फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस हल्के में नहीं ले सकते हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द CAMP पाथवे। चलिए, रिसेप्टर की बात चल रही है, CAMP पाथवे की बात चल रही है। एक्टिवेशन ऑफ CAMP पाथवे कॉजेस डिक्रीज इन CAMP। अरे जब CAMP पाथवे एक्टिवेट हो रहा है तो CAMP डिक्रीज कैसे होगा? गलत है, बिल्कुल गलत है। CAMP एक्ट थ्रू द CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, हमने पढ़ा है CAMP बढ़ेगा तो प्रोटीन काइनेज हमारा एक्टिवेट होगा, जो फर्दर फॉस्फोराइलेशन कराएगा, यानी ये बात तो सही जा रही है। प्रोटीन काइनेज कॉजेस इनहिबिशन ऑफ द फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन एंजाइम। प्रोटीन काइनेज कॉजेस इनहिबिशन ऑफ द फॉस्फोराइलेशन ऑफ द प्रोटीन एंजाइम। कैसे भैया? इनहिबिशन कब से होने लगा? जब एक्टिवेशन की बात चल रही है, फॉस्फोराइलेशन इंक्रीज होगा। एक्टिवेशन ऑफ CAMP कॉजेज इंक्रीज इन हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड कंडक्शन। जरा याद करिएगा, बीटा 1 रिसेप्टर दैट इज GS प्रोटीन मीडिएटेड, जहां CAMP इंक्रीज होता है और हार्ट रेट कंडक्शन बढ़ता है, यानी हाँ, ये 4 पॉइंट सही है। सो 2, 4 आर करेक्ट। आपसे पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट, आप तुरंत लगाए होंगे 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। इसमें कोई कंफ्यूजन हुआ क्या? क्या ये सारी चीजें हमने कोरिलेट नहीं कर सकते हैं? हाँ, डायरेक्ट नहीं दिया गया है, PQRS फॉर्म में दे दिया गया है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ी ना खराब हो रहा है, कॉन्सेप्ट हमने बनाया है ना, उसी को तो यूज करना था। सच सच बताना कितने बच्चों ने यूज किया है। आइए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू द एडवर्स ड्रग इफेक्ट? एडवर्स ड्रग इफेक्ट के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा हमारा फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा गया है? करेक्ट, आइए। Severity of the ADR has been graded as the minor, moderate, severe and lethal। तब हमारा ये कंप्लीट होता है। अगर lethal नहीं है तो ये ऑप्शंस तो गलत हो गया। करेक्ट। टाइप 3 ADR is also called as the cytolytic reaction। जरा याद करिएगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हमने पढ़ा होगा, या ADR की बात चल रही है तो ADR में हमने चार टाइप के पढ़े, ABCD, A फॉर ऑगमेंटेड, B फॉर बिजारे, C फॉर क्रॉनिक। और टाइप 3 ADR पूछा गया तो साइटोलिटिक नहीं होता है, क्रॉनिक होता है। गलत है, क्रॉनिक रिएक्शन आता है। इडियोसिंक्रेसी रिफर्स टू द जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मेलिटी। हाँ जी, इडियोसिंक्रेसी में जेनेटिकली इंपॉर्टेंस होता है, जेनेटिकली एबनॉर्मेलिटी आती है, विद द सेम ड्रग सेम डोज सेम टाइम की बात होती है। तो हाँ, ये सही है, जेनेटिक लगा, इडियोसिंक्रेसी सही जा रहे हो। Iatrogenic disease are the drug induced disease। हाँ जी, हमने iatrogenic disease को बोला है physician induced disease, drug induced disease, और हमने यहाँ पे अल्सर इन द नसैट्स, फेनोथायाजीन इन पार्किंसन, हमने ये सारी चीजें शायद हमने थोड़ी सी पढ़ी होंगी। तो आपका PQ गलत है, RS सही है। आपसे पूछा गया, करेक्ट पूछा गया है, R and S इज द करेक्ट आंसर। बताइए लगा कि नहीं लगा?
बड़े प्यार से आया होगा, विदाउट एनी डाउट आया होगा। बस हमने जो एडीआर की सीवियरिटी की बात किया था, तो माइनर, मॉडरेट, सीवियर एंड लीथल भी एडीआर में आता है, तो उसको छोड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, मैनिफेस्टेशन ऑफ द आर्थस रिएक्शन, सीरम सिकनेस, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम आर थ्रू रिलीज of correct chemotactic mediator giving rise to the destructive inflammatory response. All above statements are mediated by. पहले मुझे फटाफट बताना कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन को देख के कि बड़ा क्वेश्चन है निकल लिए, हमसे तो बनेगा ही नहीं। सच सच बताना, क्या इस क्वेश्चन में वाकई कुछ था? अब जरा देखो क्या पूछा गया था। आर्थस रिएक्शन, सीरम सिकनेस रिएक्शन, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में आपका कौन सा मीडिएटर रिस्पॉन्स होता है, किसके थ्रू ये रिस्पॉन्स आता है? तो जरा मुझे कंफर्म करिएगा। हमने पढ़ा है ना हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ड्रग एलर्जी रिएक्शन 4 टाइप से, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1, 2, 3 कॉल्ड एज द ह्यूमोरल मीडिएटेड, टाइप 4 इज कॉल्ड एज द सेल मीडिएटेड। याद आ रही है बातें? और जब टाइप 1, 2, 3 में बात किया होगा, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, ब्लड साइटोलिटिक रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। टाइप 3 जहां पे हमने आर्थस रिएक्शन बोला था, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, सल्फोनामाइड की बात किया था। अभी कितना टाइम हुआ है आप लोगों को पढ़ाए हुए? आराम से फाइंड आउट किया होगा। और टाइप 3 में इन्वॉल्व क्या होता है? टाइप 1 में आईजीई, टाइप 2 में आईजीजी, आईजीएम, टाइप 3 में आईजीजी सिर्फ लगाना था। ये है हमारा टाइप 1 का, ये टाइप 2 का, ये था टाइप 3 का, और ये था टाइप 4 मीडिएटेड। आपसे टाइप 3 का केवल आपसे मीडिएटेड पूछा गया था। अगर जिसने भी मेरे बच्चे ने ये क्वेश्चन गलत किया, मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चंस को टाइम देने की जरूरत ही नहीं समझी। अब जरा अगर आप सोचिएगा, अगर आप क्वेश्चन को टाइम नहीं दे पा रहे हो तो आप अपने फाइनल रिजल्ट के लिए कैसे टाइम दे सकते हो? थोड़ा सोचिएगा अपने फ्यूचर के लिए, बिकॉज दिस इज योर फ्यूचर। चलिए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 दीज आर द ह्यूमोरल मीडिएटेड, व्हाइल टाइप 4 इज द सेल मीडिएटेड। हमने बात किया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में क्या इन्वॉल्व होता है। एनाफाइलेक्सिस इन टाइप 1, हमारा आरएच या हीमोलिटिक एनीमिया टाइप 2, आर्थस रिएक्शन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम टाइप 3 में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? आइए जरा पहला ऑप्शंस देखो। प्री क्लिनिकल स्टडीज आर परफॉर्म्ड ऑन द रोडेंट्स एंड एनिमल्स। प्री लगा है तो यस, बिफोर द ह्यूमन, एनिमल्स पे होता है। प्री का मतलब ही यही है। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर आर फॉर्म्ड बाय द फार्मासिस्ट। जरा मुझे कंफर्म करिएगा, जब लैब में हम कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो क्या फार्मासिस्ट उस प्रोसीजर को बनाते हैं क्या? नहीं, दे ओनली फॉलो दैट प्रोसीजर एंड दीज आर द प्रोसीजर विच कम्स एज द गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस। तो फार्मासिस्ट इसको बनाते नहीं है, दे जस्ट फॉलो दिस। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है यहां पे। Teratogenicity is the ability of the drug to cause the defect in the developing fetus. Abnormality into the developing fetus. Phase 0 is also called as the multi-dosing study. No, this is called as the microdosing study. ये क्या कहलाएगा? माइक्रोडोजिंग स्टडी कहलाएगा। ये भी गलत है। तो आपका आंसर यहां पे क्या हुआ? आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो P सही है, Q गलत है, R सही है, S गलत है, तो Q एंड S आर इनकरेक्ट। आपका आंसर हो जाएगा C। सो आंसर इज द C आंसर। चलिए, प्री क्लिनिकल क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर गिवन बाय द GLP, और उसको कंडक्ट करते हैं। एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू कॉज द नॉर्मलिटी इनटू द फीटस। Phase 0 is also called as the microdosing study कहलाता है, ना कि multi-dosing study. Next, according to the latest WHO essential medicine list 2017, DAS and the NLEM 2015 of India, only this FDC are registered. Okay, जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा आपसे पूछा क्या गया है। यहां पे आपसे सिर्फ ये पूछा गया है, according to the 17 in the list of the WHO, how many there are the
fixed dose combination. And according to the 2015 in India, how many there are the fixed dose combination? यहां पे पूरी essential list के बारे में बात नहीं हो रही है, सिर्फ आपसे fixed dose combination के बारे में बात हो रही है. So in WHO there is the 25 FDC, while in India there is only 20 FDC are approved under the essential list. तो आपका आंसर यहां पे बी हो जाएगा, क्योंकि जरा आप याद करिएगा, हमने इसके बारे में पहले भी बात किया है. 376 ड्रग एंड 20 FDC. 376 हमारे सिंगल मोइटी, वाइल 20 FDC इन द कॉम्बिनेशन FDC हमारी आती है. 433 इन WHO एंड 25 FDC इन WHO हमारी कंक्लूड होती है. सो थोड़ा सा वो टेबल जरूर एक बार देखिएगा जो हमने शायद पढ़ा था. The use of the genetic information to guide the choice of drug and dose on individual basis. जरा सिंपल बताना ना. अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं क्या, दो चीजें, डोज ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस एंड चॉइस ऑफ ड्रग. पहला, कौन सी ड्रग देंगे तो जीन पे डिपेंड करेगा, और उसका डोज इंडिविजुअल पे कितना दिया जाएगा. केवल ड्रग की बात करोगे तो फार्माकोजेनेटिक आ सकता है, लेकिन जब डोज और ड्रग दोनों डिसाइडिंग हो जाएगा तो वो आएगा फार्माकोजिनोमिक्स में आएगा. नेक्स्ट, फार्माकोथेरेपेटिक आर्ट एंड साइंस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज. क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की बात करोगे, स्टडी ऑफ द ड्रग इनटू द ह्यूमंस. ये दोनों तो अलग ही हैं, यहां पे अंतर केवल थोड़ा सा है, जरा इनकी डिफिनीशन देखना. Pharmacogenomic is the use of genetic information to guide the choice of the drug and the dose on an individual person. But जब फार्माकोजेनेटिक की बात करेंगे, स्टडी ऑफ जेनेटिक बेसिस वेरिएबिलिटी ऑफ द ड्रग रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्रग का रिस्पॉन्स क्या चेंज हुआ है, वो स्टडी कहलाएगी क्या, फार्माकोजेनेटिक. लेकिन अगर किसी जीन के बेसिस पे हम ड्रग का चॉइस या ड्रग का डोज सेलेक्ट करेंगे तो वो उल्टा हो गया. एक में क्या देख रहे हैं, ड्रग दे के रिस्पॉन्स देख रहे हैं, वो फार्माकोजेनेटिक है. और फार्माकोजिनोमिक्स में क्या कर रहे हैं, नहीं, पहले जीन देख के तब ड्रग हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द फार्माकोजिनोमिक्स. दोनों अलग हैं, जिनोमिक्स एंड जेनेटिक, कंफ्यूजन मत रखिएगा. ऑल आर ट्रू अबाउट द एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर. यहां पे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर की बात चल रही है. दिस क्लास ऑफ रिसेप्टर आर यूटिलाइज प्राइमरली बाय द पेप्टाइड हार्मोन. हाँ, मेनली यहां पे पेप्टाइड लाइक ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, साइटोकाइनिन, पेप्टाइड आते हैं. मोनोमेरिक रिसेप्टर मूव लेटरली इन द मेम्ब्रेन एंड फॉर्म ट्राइमर. जरा देखिएगा, और क्या आप यहीं से काट सकते हो क्या कि डाइमर बनता है, ट्राइमर नहीं बनता. डाइमराइजेशन एक्टिवेट टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी ऑफ द इंट्रासेलुलर डोमेन. हाँ, ये भी सही जा रहा है. द एंजाइम एट द साइटोसोलिक साइड इज जनरली द प्रोटीन काइनेज. हाँ, ये भी ठीक है. अब आपसे क्या पूछा गया, ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट क्यू. ओनली क्यू आपका है जो गलत है, इसलिए आपका आंसर यहां पे हो जाएगा क्या, डी. ओनली क्यू इज इनकरेक्ट, जो फॉल्स है, क्योंकि वो डाइमर बनाता है ना कि ट्राइमर बनाता है. बस एक ही वर्ड में सारा कंफ्यूजन और सारा गेम था. ऑल ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स एक्ट बाय द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर एक्सेप्ट. सभी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, जरा ध्यान देना. थायराइड हार्मोन, क्या याद आ रहा है क्या न्यूक्लियर रिसेप्टर में? विटामिन डी, क्या ये भी हमने पढ़ा है इसके बारे में? हाँ जी, ये भी हमें याद आ रहा होगा. लेकिन जब आप इंसुलिन की बात करते हो, जरा मुझे कंफर्म करिएगा, इंसुलिन that is the enzymatic receptor, it acts through the enzymatic receptor, not through the nuclear receptor. Not act through the nuclear receptor or cytoplasmic receptor. Steroid, yes also. आपसे पूछा गया सभी हमारे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से काम करते हैं एक्सेप्ट, आंसर करिए ना, इंसुलिन. इंसुलिन एक्ट एज द एक्स्ट्रा सेलुलर, क्योंकि वो हमारे एंजाइमेटिक रिसेप्टर पे काम करता है, जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर साइट पे बाइंड करता है. नेक्स्ट, रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अ न्यू ड्रग इज 20 mg पर आवर. किसी ड्रग का रेट ऑफ एलिमिनेशन कितना है, 20 mg पर आवर दिया गया है. एट अ स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ 10 mg पर लीटर. ओके, प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमारा कितना दिया गया है, 10 mg
पर लीटर वहां पे हमारा दिया गया है, देन इट्स रेनल क्लियरेंस विल बी। अब इसका रेनल क्लियरेंस कितना होगा, तो क्या हमने पढ़ा है क्या, रेनल क्लियरेंस इज इक्वल टू द रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। बताइए ना, क्लियरेंस इज इक्वल टू द रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। रेट ऑफ एलिमिनेशन आपका कितना है 20 mg पर आवर, और हमारा यहां पे बात करेंगे क्या है, दैट इज यहां पे हमारा क्या चल रहा है, रेट ऑफ एलिमिनेशन है 20 mg पर आवर, वाइल जब आप बात करोगे प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना है 10 mg पर लीटर। कैलकुलेट करके आप बता दीजिए ना, मेरी क्या जरूरत है बोलने का, क्या 2 लीटर पर आवर आपको आ गया क्या, ये फॉर्मूला याद है ना, क्लियरेंस इज इक्वल टू द रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। हाँ जी, एज लाइक द वीडी जैसा देखने को नहीं मिल रहा। गुड। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के बारे में यहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट आंसर। स्पीड ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लिपिड सॉल्युबिलिटी एंड आयोनाइजेशन। हाँ, लिपिड सॉल्युबिलिटी पे हमारा डिफ्यूजन डिपेंड करता है, क्योंकि स्पीड ऑफ द डिफ्यूजन डिपेंडेंट ऑन द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हायर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फास्टर इज द डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। बिल्कुल परफेक्ट है। आयोनाइज्ड ड्रग आर रैपिडली ट्रांसफर अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अगर आयोनाइज्ड है तो वो हमारा उसका डिफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल मींस अनआयोनाइज्ड ड्रग आर रैपिडली क्रॉस द मेम्ब्रेन। Lipid soluble non-electrolyte like ethanol, diethyl ether readily cross the biological membrane and their transport is pH dependent। सारा खेल यहां था। पहले की पूरी बात सही आई थी, हाँ रेडली क्रॉस कर जाएगी, हमारी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, लिपिड सॉल्युबल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आराम से मेम्ब्रेन क्रॉस करेंगे, बट द permeation of these type of the non-electrolyte do not depend on the pH. This is pH independent, यानी RS गलत है। आपसे पूछा गया है क्या, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। PQ आपका सही है, RS आपका गलत है। आप PQ यहां पे लगा के अपना आंसर कर सकते हो, क्योंकि मैंने केवल एक लाइन में थोड़ा सा बदला है। देखिए, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, केवल एक हल्के से आईएन के लगने से कितना बड़ा बदलाव हो गया। Higher the concentration, faster the diffusion. Unionized drug rapidly cross the membrane. Lipid soluble non-electrolyte readily cross the biological membrane, but their transport is pH independent आता है। हाँ, ये हमने पढ़ा है। Next, drugs which are highly bound to the albumin are all of the following। अब albumin की बात चल रही है, जरा मुझे कंफर्म करिएगा, क्या आपको एसिडिक ड्रग याद आ रही है? एसिडिक ड्रग बाइंड टू द एल्बुमिन, बेसिक ड्रग बाइंड टू द अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। हाँ, हमने पढ़ा है। और वही चीज यहां पे देखिएगा जरा, बारबिचुरेट, वेल्प्रोइक एसिड, बेंजोडायजेपिन, एसिड एसिड एसिड, तीनों एसिड है, एल्बुमिन से बाइंड करेंगे। बीटा ब्लॉकर बेसिक, पहला ही इमिप्रामिन भी बेसिक है, क्विनिडिन भी अल्कलॉइड है, ये सब बेसिक है। सल्फोनामाइड एसिड, डाइसोपिरामिड, लिडोकेन, माफ करना बेसिक आ गया। बेंजोडायजेपिन, मेथेडोन, आहा बेसिक आ गया। आंसर आपसे क्या था, हाईली बाउंड टू द अल्फा 1 एल्बुमिन। आपका सिंपल आंसर बारबिचुरेट, वेल्प्रोइक एसिड। देखो, एल्बुमिन से बाइंड होने वाली बारबिचुरेट, बेंजोडायजेपिन, नसैड, वेल्प्रोइक एसिड, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, फेनिटोइन, ये सब आ जाएंगे। वारफेरिन। जबकि बीटा ब्लॉकर की बात करोगे, लिडोकेन, डिसोपिरामिड, इमिप्रामिन, मेथाडोन, प्राजोसिन, क्विनिडिन, वेरापामिन, these are bind to the alpha 1 acid glycoprotein because these are the basic in nature. So ये रहा फार्माकोलॉजी सेक्शन के 17 क्वेश्चन। आई होप। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारा जो सेक्शन है, इस टेस्ट का जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसका नाम है फार्मास्यूटिक्स सेक्शन। चलिए, तो फार्मास्यूटिक्स सेक्शंस के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 से है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18, मतलब सूटिक्स का पहला क्वेश्चन, फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का पहला क्वेश्चन, या कह सकते हैं इस टेस्ट का 18th नंबर का क्वेश्चन, जो कि किससे रिलेटेड है, माइक्रो इमल्शन से रिलेटेड है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं P, Q, R और S। इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट कॉम्बिनेशन को आपको सिलेक्ट करना है। यस, तो यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट P, दीज आर हैविंग मिल्की अपीयरेंस, क्या ये मिल्की अपीयरेंस रखते हैं? चलिए देखेंगे हम।
बात करेंगे। उसके बाद क्यू स्टेटमेंट पर आते हैं। इन OW माइसेलर सॉल्यूशन ऑयल सॉल्युबल ड्रग प्रेफरेंसली डिसॉल्व इन द इंटीरियर ऑफ द माइसेल। क्या ये सही है? देखेंगे हम, पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। दे आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, ये भी देखेंगे हम, चेक करते हैं। दे आर कॉल्ड सॉल्युबलाइज्ड सिस्टम। ओके, चलिए तो यहां पर एक एक करके हम ऑप्शंस को जस्टिफाई करते हैं। सबसे पहले, दीज आर हैविंग मिल्की अपीयरेंस, नॉट मिल्की, दीज आर ट्रांसपेरेंट टाइप सिस्टम। कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? ट्रांसपेरेंट के। तो आपका पी ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद पी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। इन OW माइसेलर सॉल्यूशन ऑयल सॉल्युबल ड्रग, ऑब्वियस सी बात है, ऑयल सॉल्युबल ड्रग किस फेज में जाएगी? ऑयल फेज में जाएगी। ऑयल के यहाँ पर इंटरनल फेज है, इस इमल्शन की, माइक्रो इमल्शन की क्या इंटरनल फेज है। तो ऑयल सॉल्युबल ड्रग आपकी OW टाइप सिस्टम में कहां पर जाएगी? इंटरनल फेज में जाएगी। तो मतलब आपका क्यू ऑप्शन, क्यू स्टेटमेंट करेक्ट है। दीज आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, जी नहीं, दीज आर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। अनस्टेबल कौन होते हैं? मैक्रो इमल्शन और मल्टीपल इमल्शन होते हैं। ये तो थर्मोडायनेमिकली कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। दे आर कॉल्ड सॉल्युबलाइज्ड सिस्टम, बिल्कुल सही है। ये दोनों टाइप की ड्रग की ऑयल सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल ड्रग की सॉल्युबिलिटी को एनहांस करने का काम करते हैं, इसलिए इनको सॉल्युबलाइज्ड सिस्टम्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो हमारे पास क्यू और एस दो ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां पर मैच करते क्यू और एस, कहां पर? ये आ गया आपका बी ऑप्शन। हमारे पास क्या आएगा? बी ऑप्शन। क्यू एंड एस बोथ ऑप्शन जो आपके कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है करेक्ट है, बाद बाकी पी और आर इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो होने वाला है वो क्या होने वाला? करेक्ट आंसर इज बी, यस। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के तौर पर अगर देखें तो माइक्रो इमल्शन क्या होता है? थर्मोडायनेमिकली स्टेबल सिस्टम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रा लो इंटरफेशियल टेंशन होती है। क्या होती है? अल्ट्रा लो इंटरफेशियल टेंशन होती है। किसकी? ऑयल और वाटर के बीच में। किसमें? माइक्रो इमल्शन में। अगर ऑप्टिकली बात करें तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्योंकि इनका ग्लोबल साइज बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। कितना होता है? 0.01 से 0.1 माइक्रोन होता है, जिसके कारण ये ट्रांसपेरेंट दिखाई देते हैं। तो कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं जो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में, जो कि आपके माइक्रो इमल्शंस के बारे में बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ एंटी फॉर्मिंग एजेंट। यस, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, चलिए तो यहां पर देखते हैं। सेमेथिकॉन, स्पान 80, ट्विन 20, SLS। चलिए तो यहां पर आंसर जो हमारे पास है सेमेथिकॉन होता है, ठीक है ना। साइमेथिकॉन इज द एंटी फॉर्मिंग एजेंट। ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी HLV वैल्यू, ऐसे सर्फेक्टेंट या कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे आपके सरफेस एक्टिव एजेंट जिनकी HLV वैल्यू 1 से लेकर 3 के बीच में होती है, मतलब 1 to 3 होती है, वो क्या कहलाते हैं? आपके एंटी फॉर्मिंग एजेंट कहलाते हैं। और सेमेथिकॉन, तो साइमेथिकॉन इसी कैटेगरी में आता है। अब स्पान 80 जो होता है वो आपका लिपोफिलिक एमल्सिफायर होता है। इसकी HLV वैल्यू अराउंड 5 होती है। तो ये अगर देखें इसको, अगर अकॉर्डिंग टू HLV स्केल देखें तो ये हम देखते हैं 3 to 7 HLV वैल्यू वाले जो सर्फेक्टेंट होते हैं, 3 to 7 HLV वैल्यू वाले जो सर्फेक्टेंट होते हैं वो किस टाइप के एमल्सिफायर होते हैं? WO एमल्सिफायर होते हैं। तो स्पान 80 जो होगा WO एमल्सिफायर का काम करेगा। वहीं यदि हम ट्विन 80 के बारे में चर्चा करें, ट्विन 80 को देखते हैं। ट्विन 80 जो होता है आपका हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। किस नेचर का? हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। और यदि देखें इसकी HLV वैल्यू देखें तो नियर अबाउट 14 to 15 होती है, एग्जैक्ट 14 to 15। और 14 to 15 के बारे में अगर बात करें तो आपके जो एमल्सिफायर OW एमल्सिफायर इसी रेंज में आते हैं। तो ये आपका स्पान WO एमल्सिफायर, ये ट्विन आपका OW एमल्सिफायर, और SLS की HLV वैल्यू कितनी होती है? 40 होती है। तो मोर देन 16 HLV वैल्यू वाले 16 या 15 ये क्या होते हैं? आपके सॉल्युबलाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? सॉल्युबलाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। यस, किसका काम करते हैं? सॉल्युबलाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। तो यहां पर सारे के सारे जो कह सकते हैं कि स्टेटमेंट्स हैं, जो सारे के सारे ऑप्शंस हैं, उनके हम लोगों ने 1 by 1 करके फंक्शंस को रीड कर लिया, समझ लिया। चलिए जैसे कि यहाँ पर दिया 1 to 3 एंटी फॉर्मिंग एजेंट, 3 to 6 या 3 to 7, कुछ बुक्स में 3 to 8 भी दिया हुआ है। WO एमल्सिफाइंग एजेंट स्पान 80, स्पान 60, 7 to 9 वेटिंग एजेंट होता है, 1 to 16 OW एमल्सिफाइंग एजेंट, ट्विन 40, 60, 80, 13 to 15 डिटर्जेंट होते हैं, ट्विन 20, ट्विन 40 और 15 to 18 या मोर देन 15 कह सकते हैं SLS जो
40 HLE वैल्यू होती है, सोलबिलाइजिंग एजेंट होता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टीरॉल टाइप इमल्सिफाइंग एजेंट? यस, इसमें से कौन सा स्टीरॉल टाइप इमल्सिफाइंग एजेंट है? यदि हम यहाँ इस पर देखें, जैंथिन जो होती है, जैंथिन क्या होती है? गम होती है, मीन्स ये आपकी शुगर है, कार्बोहाइड्रेट, नॉट स्टीरॉल। वीगम है, ये आपके सिलिकेट्स होते हैं। क्या होता है? सिलिकेट्स। आपका ये आपका CMC, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज होता है। तो हमारे पास ऑप्शन केवल एक ही बचता है, कौन सा? लेनोलिन। लेनोलिन जो होता है ये आपका किस टाइप का? स्टीरॉल टाइप का इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। किस टाइप का? स्टीरॉल टाइप का इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। करेक्ट आंसर क्या? लेनोलिन। चलिए, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पर वेजिटेबल सोर्सेज मिलने वाले अकेसिया ट्राइकैंथ, अगर कॉन्ट्रास्ट, पैक्टिन और स्टार्च इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। एनिमल सोर्सेज जिलेटिन, एग यॉक, वूल फैट, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन और आपका लेनोलिन भी होता है इसी में। सेमी सिंथेटिक में आपका जो होता है जो कि किस नेचर का होता है? आपका स्टीरॉल नेचर का होता है। तो लेनोलिन जो होता है आपका स्टीरॉल नेचर का होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर लेनोलिन को और मेंशन कर दें तो लेनोलिन का जो नेचर होता है वो कैसे होता है? स्टीरॉल नेचर का होता है। किस नेचर का? स्टीरॉल नेचर का, ध्यान दीजिएगा। ओके, और इसके अलावा सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक और इनऑर्गेनिक इमल्जेंट भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ओके, चलिए, तो लेसिथिन जो है जो आपका लेनोलिन है वो स्टीरॉल नेचर का आपका इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखेंगे, बॉटलिंग पेपर टेस्ट इज एसोसिएटेड विथ सस्पेंशन, इमल्शन, सपोजिटरी, पेरेंटल्स। देखिए, सस्पेंशन के लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के कुछ किए नहीं जाते, सपोजिटरी के लिए भी कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कुछ होते नहीं है, यहाँ पर पेरेंटल के लिए भी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कुछ होते नहीं। यहाँ पर अगर नोटिस करें तो इमल्शन के केवल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं, जो कि ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल इमल्शन को आपस में क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश करते हैं। इसके लिए आप डाई टेस्ट यूज करते हो, डाइल्यूशन टेस्ट यूज करते हो, फ्लोरिसेंस टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट, और एक होता है आपका बॉटलिंग पेपर टेस्ट। तो बॉटलिंग पेपर टेस्ट में क्या होता है? OW टाइप का इमल्शन आपके बॉटलिंग पेपर को तेजी से क्या कर देता है? वेट कर देता है एज कंपेयर टू WO इमल्शन। ये बड़ा डिफरेंस होता है। इसी के बेस पर हम इन दोनों को आइडेंटिफाई करते हैं। वेटेबिलिटी की बेस पर हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेटेबिलिटी क्या हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा इस पर, ये इंपॉर्टेंट है। यस, तो इमल्शन के लिए ये डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं, डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रीमिंग, फ्लोरोसेंट टेस्ट, कोबाल्ट क्लोराइड, फिल्टर पेपर टेस्ट और बॉटलिंग पेपर टेस्ट। तो बॉटलिंग पेपर टेस्ट में अगर देखें OW इमल्शन में क्या होगा कि ये आपके बॉटलिंग पेपर को बड़ी आसानी से वेट कर सकता है, लेकिन WO इमल्शन है जो आपके बॉटलिंग पेपर को वेट नहीं करेगा। यस, आइडेंटिफाइंग द करेक्ट HLV कॉम्बिनेशन। करेक्ट HLV कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। यहां पर देखते हैं क्या करेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। HLV 1 to 5 एंटीफॉर्म्स, जबकि एंटीफॉर्मिंग एजेंट को अगर देखें तो 1 to 3 होती है। कितनी होती है? 1 to 3। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। HLV वैल्यू 3.5 to 20 वाटर इन ऑयल इमल्शन, जी हाँ, बिल्कुल नहीं। HLV वैल्यू कितनी वाटर इन ऑयल इमल्शन के लिए? 3 to 7। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। HLV 3 to 5 वेटिंग एजेंट, नॉट 7 to 9 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब HLV वैल्यू 13 to 16, ये ऑप्शन हमारे पास निकल कर आ रहा है। इसमें अकॉर्डिंग टू HLV स्केल ये क्या होते हैं? डिटर्जेंट होते हैं। 13 to 16 HLV वैल्यू वाले क्या कहलाते हैं? डिटर्जेंट कहलाते हैं। इसलिए करेक्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है? डी। यस, करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हमारे पास? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका एक्सप्लेनेशन के तौर पर देखें तो 1 to 3 वाले, 1 से लेकर 3 तक HLV वैल्यू वाले एंटीफॉर्मिंग एजेंट, 3 to 6 वाले आपके WO इमल्सिफाइंग एजेंट, 7 to 9 वाले वेटिंग एजेंट या स्प्रेडिंग एजेंट, OW इमल्सिफाइंग एजेंट की HLV वैल्यू 8 to 16 के बीच में होती है, डिटर्जेंट की 13 to 15 होती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमारे क्वेश्चन में था, आंसर भी था, और सोलबिलाइजिंग एजेंट मोर देन 15 या 15 to 18 हम कंसिडर कर सकते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट रिगार्डिंग द सुलमान कॉकबैन ऑफ कॉम्प्लेक्स फिल्म थ्योरी ऑफ इमल्शन स्टेबिलिटी। यस, तो यहां पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि असर्शन और रीजन दिए गए हैं, तो इनमें से करेक्ट क्या है?
दिस थ्योरी एक्सप्लेन द फैक्ट दैट मिक्स्ड इमल्सिफायर आर मोर इफेक्टिव देन सिंगल इमल्सिफायर। जी हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। हम कॉम्बिनेशन में इसलिए इमल्सिफायर को यूज करते हैं कि ताकि उनकी इमल्सन एफिकेसी ज्यादा हमें अचीव हो, मतलब इमल्सिफिकेशन एफिकेसी ज्यादा अचीव हो, मतलब वो अच्छा इमल्शन प्रिपेयर करे। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन में यूज करने से ये जो इमल्सिफायर होते हैं ये मोर टाइटली, कह सकते हैं मोर कॉम्प्लेक्सली पैकिंग करते हैं, कॉम्प्लेक्स पैकिंग शो करते हैं, जिसके कारण जो इमल्शन के अराउंड जो फिल्म प्रोड्यूस होती है, इमल्शन के अराउंड जो फिल्म प्रोड्यूस होती है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है और इसके कारण आपकी इमल्शन की स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है। क्यों? हमें पता है इमल्सिफायर जो होते हैं, इमल्सिफायर का मोड ऑफ एक्शन के बारे में अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मोड ऑफ एक्शन होता है उसका टू प्रिवेंट दी कोलिशंस। तो कोलिशंस को प्रिवेंट करने के लिए आपका इमल्सिफायर जो होता है इंटरनल फेज ग्लोब्यूल्स के अराउंड एक फिल्म प्रोड्यूस करता है। ये फिल्म आपकी रप्चर नहीं होनी चाहिए, ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए इसका किसी टाइप का, और इसके कारण क्या होगा, आपस में इंटरनल फेज ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो कोलिशंस भी कॉज नहीं करते। क्या नहीं करते? कोलिशंस भी कॉज नहीं करते। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हमें दोस्तों याद रखना है। तो यहां पर क्या होगा कि यदि आप सिंगल इमल्सिफायर यूज कर रहे हो, तो सिंगल इमल्सिफायर यूज कर रहे हो तो उससे बनने वाली फिल्म इतनी कॉम्पैक्ट नहीं होती, इतनी रिजिड नहीं होती या क्लोज्डली पैक्ड नहीं होती। लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स में यूज करोगे, स्पेशली अगर हम बात करें एनायनिक सर्फेक्टेंट के साथ में आप नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, याद रखना कि इसमें एनायनिक के साथ में अगर नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट का मिक्सचर लेकर आप क्या करोगे, इस टाइप की फिल्म प्रोड्यूस करोगे, इस टाइप की जो इंटरफेस के अराउंड जो आपका कोलिशंस को प्रिवेंट करने के लिए फिल्म प्रोड्यूस करोगे, तो उससे उसकी स्टेबिलिटी, उस इमल्शन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इमल्शन की स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं उस फिल्म की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी, और फिल्म की स्ट्रेंथ को अच्छा अचीव करने के लिए, बेस्ट अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इमल्सिफायर का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों हमारे पास जो करेक्ट आंसर होने वाला वो है बी आंसर। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। यस, आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन प्रैक्टिस कॉम्बिनेशन ऑफ द इमल्सिफायर हम यूटिलाइज करते हैं एज कंपेयर टू सिंगल एजेंट। आजकल प्रिपरेशन इमल्शन को बनाने कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो यहां पर देखें हाइड्रोफिलिक इमल्सिफायर जो होता है उसका एक्वस पार्ट होता है, जो हाइड्रोफिलिक इमल्सिफायर एक्वस फेज में ज्यादा ओरिएंटेड होता है, और हाइड्रोफोबिक एजेंट जो हाइड्रोफोबिक इमल्सिफायर होता है वो आपका ऑयल पार्ट में ज्यादा ओरिएंटेड होता है, जिसके कारण कॉम्प्लेक्स फिल्म बनती है इंटरफेस पर। और आपके कॉम्प्लेक्स फिल्म बनने के कारण क्या होता है कि आपकी कॉम्प्लेक्स फिल्म जब बनती है तो ऑब्वियस सी बात है कि फिल्म जो होगी आसानी से ब्रेक नहीं होगी, और बनने वाला इमल्शन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। इसको कॉम्प्लेक्स फिल्म थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन इज द करेक्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द HLV वैल्यू फॉर द वैक्स? यस, HLV वैल्यू, HLV इक्वल टू 20 माइनस 1 S अपॉन A, HLV इक्वल टू E प्लस P अपॉन 5, HLV इक्वल टू मोलिकुलर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप अपॉन 5, D ऑल ऑफ दी। तो आप थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे, वैक्स क्या होते हैं, फैटी एसिड एस्टर्स होते हैं। तो यहां पर देखिए सब एस्टर्स का सपोनिफिकेशन होता है, तो सपोनिफिकेशन के हिसाब से सोचेंगे तो फॉर्मूला आपको ये आराम से मिल जाएगा। एसिड वैल्यू और सपोनिफिकेशन वैल्यू दी गई है। देखिए इसमें HLV इक्वल टू 21 माइनस S अपॉन A। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होने वाला दोस्तों, A होने वाला है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। करेक्ट फार्मूला क्या है, 21 माइनस S अपॉन A। तो S इज द सपोनिफिकेशन नंबर ऑफ द एस्टर, A इज द एसिड वैल्यू ऑफ द फैटी एसिड। तो यहां पर देखेंगे वैक्स वगैरह जो रहते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल रहते हैं, जो वैक्स रहते हैं आपके, या फैटी एसिड और एस्टर ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल रहते हैं। इस टाइप का ये जो फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है कि किस टाइप के सब्सटेंसेस के HLV वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं, जैसे वैक्स के लिए और फैटी एसिड एस्टर ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। जबकि हम देखेंगे जो दूसरे फार्मूला दिए गए HLV इक्वल टू E प्लस P अपॉन 5, ये पॉलीऑक्सी इथाइलिन एंड पॉलीऑक्सी प्रोपाइलिन ग्रुप जैसे ग्रुप अटैच रहते हैं। मतलब कैसे कि जब आपके सर्फेक्टेंट में किस टाइप के ग्रुप अटैच हो, पॉलीऑक्सी इथाइलिन और पॉलीऑक्सी प्रोपाइलिन जैसे ग्रुप अटैच रहते हैं, तो उस केस में इस टाइप के फॉर्मूले को यूज करते हैं। क्योंकि यहां पर देखिएगा E क्या है आपका वेट परसेंट ऑफ इथिलीन ऑक्साइड, और P क्या है वेट परसेंट ऑफ द प्रोपाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, तो इसको मिलाकर हम फॉर्मूले को यूटिलाइज करते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद है HLV, लास्ट है मॉलिक्यूलर परसेंट ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप अपॉन 5। ये जनरल फार्मूला नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट के लिए, जिसमें डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स जुड़े रहते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होने वाला, A इज द करेक्ट आंसर। HLV इक्वल टू 21 माइनस S अपॉन A। यस,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्रिव टेस्ट इज एसोसिएटेड विद द मेजरिंग द एफिकेसी ऑफ डिटर्जेंट, वेटिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, एडजॉर्बेंट। तो दोस्तों यहां पर याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ चुका है, कई एग्जाम्स में पूछा गया, नाइपर में भी पूछ लिया गया, जीपेट में भी आया और दूसरे एग्जाम्स में भी पूछा गया, बहुत कॉमन टेस्ट। जो ड्रिव टेस्ट होता है वेटिंग एजेंट की वेटिंग एफिकेसी को मेजर करने के लिए आप इसको यूटिलाइज करते हो। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? वेटिंग एजेंट। करेक्ट आंसर क्या है? वेटिंग एजेंट। इस तरीके से हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। यहां पर क्या जो आपका वेटिंग एजेंट का सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और इसमें क्या करते हैं, कॉटन का ये पीस, एक कॉटन यार्न का पीस, एक टुकड़ा डाल देते हैं और इसको वेट करते हैं, वेट होने का मतलब इसका इंतजार करते हैं वेट होने का, वेट मतलब श्रिंक होने का। इसमें क्या हो जाएगा, ये कुछ समय बाद क्या होगा, दिख रहा है आप लोगों को, ये कॉटन पीस है, एक कॉटन का एक कह सकते हैं कॉटन यार्न पीस है। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद जैसे वेटिंग एजेंट के कांटेक्ट में आएगा, वेटिंग एजेंट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा तो एकदम से देखिए श्रिंक हो जाएगा। तो श्रिंक होने में जितना टाइम लगता है उसको वेटिंग टाइम बोलते हैं। अच्छा वेटिंग एजेंट वह वेटिंग एजेंट होता है जो श्रिंकिंग में कम टाइम ले, मतलब श्रिंकिंग के लिए कम टाइम दे। मतलब जो आपका जो कॉटन का टुकड़ा है, ये कॉटन पीस है आपका, ठीक है, तो या कॉटन यार्न बोल सकते हैं या कॉटन पीस या क्लॉथ भी है, क्लॉथ बोल सकते हैं इसको, जो क्लॉथ पीस है। तो ये क्या होगा, आपके वेटिंग एजेंट सॉल्यूशन है, वेटिंग एजेंट सॉल्यूशन में बड़ी तेजी से, अच्छा वेटिंग एजेंट अगर होगा तो बड़ी तेजी से क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल था और कुछ समय बाद क्या होगा, श्रिंक हो गया। तो श्रिंक हो रहा है मतलब इससे क्या पता लगा रहे हैं हम, श्रिंक होने से क्या हो रहा है कि जितने टाइम में श्रिंक हो रहा है वो उसका वेटिंग टाइम होता है। अच्छा वह वेटिंग एजेंट होता है जो श्रिंकिंग के लिए कम टाइम दे, मतलब श्रिंकिंग में कम टाइम लगे। यस, अब बात करते हैं मैच द फॉलोइंग सेल्स ऑफ द सर्फेक्टेंट लिस्ट फर्स्ट एंड विद देयर एग्जाम्पल लिस्ट 2। यस, यहां पर देखिएगा, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। यहां पर लिस्ट 1, ठीक है ना, सर्फेक्टेंट की लिस्ट है और दूसरी लिस्ट उसके एग्जाम्पल की लिस्ट है, ठीक है ना। सर्फेक्टेंट की लिस्ट है और दूसरी लिस्ट क्या है, एग्जाम्पल की लिस्ट है। तो हमें इससे मैच दी कॉलम करना है आपको। एनानिक, कैटानिक, एम्पोटेरिक और नॉन एनिक टाइप के सर्फेक्टेंट हमारे पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन किसका सही पेयर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन किसका सही पेयर हो सकता है। हमारे पास ये एम्पोटेरिक जो होता है वो लेसिथिन होता है, एनानिक जो होता है वो लैक्टाइलेट्स होते हैं, लैक्टाइलेट्स एनानिक नेचर के होते हैं। और जो आपके कैटानिक होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अमीन्स आ रहा है तो ये अमीन्स क्या होगा, कैटानिक होगा। तो कैटानिक ये हो गया आपका। और नॉन आयनिक जो है आपके लास्ट बचता है तो लॉरेल एल्कोहल और एस्टर्स कैसे होते हैं, नॉन आयनिक नेचर के होते हैं। तो आप आंसर आराम से निकाल सकते हो, आपको रटने की बहुत जरूरत नहीं है। जो एम्पोटेरिक होता है लेसिथिन आपका नेचुरल ओरिजिन या नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होने वाला एमल्सिफायर होता है जो कि एम्पोटेरिक नेचर का होता है, बड़ी आसानी से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो आप एनानिक को देख रहे हैं, एनानिक लैक्टाइलेट्स एनानिक होते हैं, नॉन आयनिक आपके एल्कोहल्स होते हैं और कैटानिक आपका अमीन्स लगा हुआ कैटानिक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए, डी इज द करेक्ट आंसर। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है करेक्ट आंसर इसके हिसाब से। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन में चलते हैं दोस्तों। ये टेबल आपके पास अवेलेबल होगी। इस टेबल में आपको डिफरेंट टाइप के एनानिक ग्रुप कंटेनिंग और कैटानिक ग्रुप कंटेनिंग और एम्प्यूटेरिक ग्रुप कंटेनिंग और नॉन एनानिक ग्रुप कंटेनिंग आपके पास सर्फेक्टेंट अवेलेबल है। क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा लैक्टाइलेट्स था वो एनानिक ग्रुप कंटेनिंग सब्सटेंसेस होता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है आपका कैटानिक ग्रुप वाला जो अमीन एल्कोक्सी एल्काइल अमीन जो कि कैटानिक ग्रुप कंटेनिंग सब्सटेंसेस सर्फेक्टेंट होता है। अब आते हैं एम्पोटेरिक में आपका आता है लेसिथिन क्या अमोनियम फास्फेट ग्रुप कैटेगरी का होता है। और लास्ट में आते हैं नॉन आयनिक में आपका ये लॉरेल अल्कोहल जो कि फैटी अल्कोहल होता है। यस, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट फ्लोकुलेशन इज द irreversible aggregation or collisions is the reversible aggregation. Collisions reversible and flocculation is irreversible. In light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. Yes, both statement first and second are correct. Both statement first statement and second statement are incorrect. Statement first is correct but statement second is incorrect. Statement first is incorrect but statement second is करेक्ट। यस, तो यहां पर क्या होने वाला आंसर दोस्तों आपको पता है, फ्लोकुलेशन जो फिनोमेना होती है एक तरीके से शुरुआत होती है, इनिशिएशन होता है इमल्शन की इंस्टेबिलिटी का। तो फ्लोकुलेशन में क्या होता है
कि जो आपके इंटरनल फेज ग्लोब्यूल्स होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, नियर अबाउट आ जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे से फ्यूज नहीं होते। अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशन लेकर अगर काम करोगे या प्रॉपरली शेक कर दोगे उसको इमल्शन को, तो आपके फ्लॉक्स टूट जाएंगे और इमल्शन की जो इंटरनल फेज ग्लोब्यूल्स हैं वो डिस्पर्स हो जाएगी। तो कहने का मतलब है यहां पर इस पॉइंट के हिसाब से अगर देखें तो हम चलेंगे तो फ्लॉकुलेशन जो है रिवर्सिबल फिनोमेना है, नॉट इरिवर्सिबल। फ्लॉकुलेशन कैसी फिनोमेना है? रिवर्सिबल फिनोमेना है, नॉट इरिवर्सिबल। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट, पहला वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। कॉलिसेंस क्या होता है? कॉलिसेंस में क्या होता है कि जब फ्लॉकुलेशन के बाद जब आपकी इंटरनल फेज ग्लोब्यूल्स एक दूसरे के पास पास आ गए तो कुछ ग्लोब्यूल्स ऐसी होती हैं इनके अराउंड क्या होता है आपका, ये आपका इमल्सीफायर की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है? इमल्सीफायर की लेयर होती है। ये इमल्सीफायर की लेयर कुछ एक्सटेंट तक, कुछ हद तक टूट जाती है और ग्लोब्यूल एक दूसरे में पूरी तरह से फ्यूज नहीं होते, फ्यूज होने के लिए तैयार हैं। फ्यूज नहीं हुए पूरी तरह से, लेकिन फ्यूज होने के लिए तैयार हैं। कुल मिला के बात है कि अभी आपकी जो इनस्टेबिलिटी, वास्तविकता में इनस्टेबिलिटी अब शुरू हुई है। यहां पर तो रिवर्सिबल फिनोमेना थी, हमने उसको प्रिकॉशन लिया या फिर शेक कर दिया तो फ्लॉक्स टूट गए। लेकिन यहां पर कॉलिशंस में क्या हुआ कि जो इंटरनल फेज के अराउंड जो आपकी फिल्म थी इमल्सीफायर की, कुछ हद तक ब्रेक हो गई, तो जो आपके जो इंटरनल फेज ग्लोब्यूल्स हैं वो फ्यूज होना शुरू हो गए। तो यहां पर क्या होगा, इस टाइप की जो फिनोमेना होती है कॉलिसेंस, ये एक बार हो जाती है तो उसके बाद करेक्ट नहीं कर सकते, मतलब इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए ये रिवर्सिबल ना होके इरिवर्सिबल फिनोमेना होती है। तो इसलिए स्टेटमेंट ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? स्टेटमेंट बोथ स्टूडेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। अगर फ्लॉकुलेशन रिवर्सिबल लिखते और कॉलिशंस को इरिवर्सिबल लिखते तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थे। यहां पर अपोजिट लिखा हुआ है, फ्लॉकुलेशन को हमने इरिवर्सिबल लिख दिया और कॉलिशंस को हमने रिवर्सिबल लिख दिया, तो गलत हो जाएगा। कॉलिशंस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कॉलिशंस में होता क्या बेसिकली, अगर हम देखें कैसे आइडेंटिफाई करो कॉलिशंस को, तो आप देखेंगे नंबर ऑफ ग्लोब्यूल्स जो होते हैं कॉलिशंस में कम होते चले जाते हैं और ग्लोब्यूल का जो साइज होता है वो बढ़ता चला जाता है। मतलब अब कॉलिशंस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो क्रैकिंग या ब्रेकिंग ऑफ इमल्शन होगा। इमल्शन ब्रेक मतलब कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ द इमल्शन इनटू टू लेयर्स, ऑयल लेयर एंड वाटर लेयर, जिसको बोलते हैं ब्रेकिंग और क्रैकिंग। तो अब शुरुआत हो चुकी है। कॉलिसेंस एक तरीके से इनिशियल स्टेज होती है ब्रेकिंग और क्रैकिंग की। चलिए वो तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर ये हम लोग स्टेटमेंट देख ही लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टेम्परेचर एट विच द सर्फेक्टेंट इक्वल टू द CM3, वह टेम्परेचर जिस पर सर्फेक्टेंट जिस पर सर्फेक्टेंट का कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा? CM3 के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, इसको ध्यान रखिएगा। द टेम्परेचर एट विच द सर्फेक्टेंट इज इक्वल टू द CM3, ऐसा टेम्परेचर, वह टेम्परेचर जिस पर सर्फेक्टेंट का कंसंट्रेशन CM3 के बराबर होता है, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसको क्राफ्ट पॉइंट के नाम से जानते हैं। क्राफ्ट का मतलब होता है बनना। क्या होता है क्राफ्ट का मतलब? होता है बनना। तो यहां पर क्या होता है, एक टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पर आपके माइसेल जो होते हैं फॉर्मेशन होता है, मतलब आपके जो सर्फेक्टेंट होता है उनका एग्रीगेशन स्टार्ट होता है। तो मतलब यहां पर देखेंगे इस टेम्परेचर पर आपके जो सर्फेक्टेंट होंगे वो एक माइसेलर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेंगे। क्राफ्ट मतलब एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन हो रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है ना, क्राफ्टिंग हो रही है, इसलिए इसको क्या नाम दिया? क्राफ्ट पॉइंट या क्राफ्ट टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर क्राफ्ट पॉइंट लेके या क्राफ्ट टेम्परेचर लेके बात वही होती है, ठीक है। तो वह टेम्परेचर जिस पर सर्फेक्टेंट का कंसंट्रेशन इक्वल टू CM3 हो जाता है, मतलब आपके सर्फेक्टेंट क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन के बराबर हो जाते हैं, मतलब माइसेल बनाने के लिए तैयार हो गया, माइसेल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वह टेम्परेचर जिसमें माइसेल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, माइसेल बन जाते हैं, उस टेम्परेचर को हम किस नाम से जानते हैं? क्राफ्ट पॉइंट के नाम से जानते हैं। अब दूसरा आता है आपका क्लाउड पॉइंट। क्लाउड पॉइंट क्या होता है? क्लाउड का मतलब होता है टर्बिडिटी।
तो वह टेम्परेचर जिस पर आपके जो माइसेल्स होते हैं डिसोसिएट हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसके कारण क्या आ जाती है, टर्बिडिटी आ जाती है। तो इस पॉइंट को, इस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं क्या, क्लाउड पॉइंट। क्या नाम देते हैं, क्लाउड पॉइंट। तो क्राफ्ट पॉइंट पर फॉर्मेशन होता है। क्राफ्ट पॉइंट मतलब वह टेम्परेचर जिस पर माइसेल्स का फॉर्मेशन होता है, और क्लाउड पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर माइसेल का डिफॉर्मेशन होता है, डिसोसिएशन होता है, माइसेल्स बिखर जाते हैं। चलिए, करेक्ट आंसर क्राफ्ट पॉइंट हमारे पास। देखते हैं क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन, इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन वह कंसंट्रेशन होता है, सर्फेक्टेंट का वह कंसंट्रेशन होता है जिस पर माइसेल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं, उस कंसंट्रेशन को बोलते हैं क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन, और यूजुअली ये 50 या मोर देन 50 मोनोमर्स होते हैं। क्राफ्ट पॉइंट क्या होता है, वह टेम्परेचर जिस पर आपके एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल सॉलिबलाइज हो गए हैं, या फिर कह सकते हैं कि एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल का वह टेम्परेचर जिस पर सर्फेक्टेंट का कंसंट्रेशन इक्वल टू CMC हो गया है। तो इस फिनोमेना को इसको माइसेल फॉर्मेशन की फिनोमेना इन्वॉल्व होती है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं क्राफ्ट पॉइंट। और क्लाउड पॉइंट में क्या होता है कि वह टेम्परेचर जिससे ऊपर जाने पर आपका सर्फेक्टेंट जो बिगिन टू प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि आपका जो माइसेल्स है वो टूट जाता है, उसको बोलते हैं क्लाउड पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग सरफेस एक्टिव एजेंट शार्पली ओवर अ नैरो कंसंट्रेशन रेंज एंड आर कॉल्ड एज। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग सरफेस एक्टिव एजेंट शार्पली ओवर द नैरो कंसंट्रेशन रेंज एंड कॉल्ड, मतलब यहां पर इंटरफेस की जो आपकी जो इंटरफेस रहती है, उसकी प्रॉपर्टी किस कंसंट्रेशन पर जाकर चेंज होती है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटरफेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम बात करें इंटरफेशियल टेंशन, क्या होती है, इंटरफेशियल टेंशन। तो प्रॉपर्टी चेंज होना मतलब कम हो जाना या ज्यादा हो जाना, इसके बारे में बात कर रहे हैं। कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो जैसे आप सर्फेक्टेंट ऐड करते हो, तो सर्फेक्टेंट आपके जो आपकी सरफेस या इंटरफेस होती है उस पर इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, और फिर ये जो आपके जो सर्फेक्टेंट है ये आपके बल्क में जाते हैं। एक डेफिनेट कंसंट्रेशन जब हो जाता है इनका, तो बल्क में चले जाते हैं, और बल्क में जाकर ये आपका माइसेलर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसको बोलते हैं हम माइसेल। तो माइसेल जब फॉर्मेशन होता है, उस कंसंट्रेशन को बोलते हैं क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन। और जब माइसेल फॉर्मेशन होता है, तो उस समय क्या होता है कि जो आपके मॉलिक्यूल रहते हैं, जो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, वो सरफेस पर लिमिटेड अमाउंट में रह जाते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल किस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपका माइसेलर स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस पर लोअर कह सकते हैं लोअर नंबर्स में आ जाते हैं, या लोअर क्वांटिटी में हो जाते हैं। तो इस समय जब आपका जस्ट माइसेल्स फॉर्मेशन होता है, उस समय आपकी इंटरफेशियल टेंशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हम इसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं। शुरुआत में जब हम सर्फेक्टेंट ऐड कर रहे थे, तो सर्फेक्टेंट सरफेस पर जा रहे थे, तो इंटरफेशियल टेंशन रिड्यूस हो रही थी। अगर हम बात करें तो इंटरफेशियल टेंशन क्या थी, रिड्यूस हो रही थी। फिर एक समय ऐसा आया कि पूरे सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल ने जाकर क्या किया, सरफेस से हटकर बल्क में चले गए, और क्या कर दिया, माइसेल फॉर्मेशन कर दिया। तो इस समय फिर से आपकी इंटरफेशियल टेंशन क्या हुई, इंक्रीज हो गई। तो यहां पर वह कंसंट्रेशन जिस पर आपकी इंटरफेशियल टेंशन, क्योंकि सरफेस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंटरफेशियल टेंशन चेंज हो रही है, तो उस कंसंट्रेशन को बोलते हैं क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे हम इसको, क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यस, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं डाउनवर्ड क्रीमिंग इज ऑब्जर्व इन। सबसे पहले क्रीमिंग क्या देखते हैं, क्रीमिंग क्या होती है। क्रीमिंग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी होता है, किसका, इमल्शन का। और क्रीमिंग साथ ही साथ इमल्शन का एक क्वालिटी, इमल्शन की एक प्रॉब्लम भी होती है, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। और ये जो क्रीमिंग होती है वो कैसी होती है आपकी, अगर क्रीमिंग के बारे में बात करें तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। कैसी होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस। क्रीमिंग के बारे में अगर देखें, क्रीमिंग होता क्या, क्रीमिंग इज द मूवमेंट ऑफ इंटरनल फेज ग्लोब्यूल। क्रीमिंग में होता क्या, बेसिकली हम बात करें तो इंटरनल फेज ग्लोब्यूल्स का मूवमेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी। यस, कौन मूव करता है, इंटरनल फेज ग्लोब्यूल्स मूव करती हैं, मतलब जो लीस्ट फेज होती है वो मूव करती है। तो यहां पर अगर हम देखें तो यदि W इमल्शन है, तो इसमें आपका कौन मूव करेगा, W इमल्शन है, वाटर मूव करेगा, और ऑयल OW इमल्शन में आपकी ऑयल ड्रॉपलेट्स मूव करेंगी। यस, क्लियर है, ये तो हमें समझ में आया क्रीमिंग में होता क्या है। अब यहां पर दो वर्ड आते हैं। क्रीमिंग दो तरह की होती है, एक होती है डाउनवर्ड,
और दूसरी होती है अपवर्ड। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें इंटरनल फेज मूवमेंट ऑफ इंटरनल फेज ग्लोब्यूल्स अकॉर्डिंग टू डेंसिटी और वी नो दैट वाटर इज हैवियर देन ऑयल की डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो यहां पर बोला डाउनवर्ड क्रीमिंग, तो मतलब डाउनवर्ड क्रीमिंग मतलब कौन, देखिए यदि अपवर्ड क्रीमिंग होती तो कौन आपका किसका मूवमेंट होता, ऑयल का, क्योंकि ऑयल हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि डेंसिटी कम है। और डाउनवर्ड क्रीमिंग अगर हो रही है तो कौन मूव कर रहा है, वाटर मूव करेगा, क्योंकि वाटर का डेंसिटी क्या होती है, ऑयल से ज्यादा होती है। तो वाटर हमेशा ऑलवेज जो होगा वाटर वो डाउनवर्ड कंडीशन में मूव करेगा, मतलब नीचे की तरफ मूव करेगा। तो यहां पर क्वेश्चन में डाउनवर्ड क्रीमिंग है, और डाउनवर्ड क्रीमिंग में अगर हम बात करें तो डाउनवर्ड क्रीमिंग में कौन मूव करता है, वाटर मूव करेगा। अपवर्ड क्रीमिंग में ऑयल मूव करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अपवर्ड क्रीमिंग मतलब मूवमेंट ऑफ द इंटरनल फेज ग्लोब्यूल्स टू द अपर साइड, ऊपर की तरफ कौन जाएगा, आपका ऑयल जाएगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड कौन मूव करेगा, वाटर मूव करेगा। और मैंने आपको बता दिया कि वाटर जो होता है किस टाइप के इमल्शन में इंटरनल फेज होगा, इस इमल्शन में इंटरनल फेज होगा, WO इमल्शन में। यस, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मूवमेंट किसका होता है, इंटरनल फेज का होता है और डेंसिटी के अकॉर्डिंग होता है। वाटर हैवियर होता है तो हमेशा नीचे की तरफ मूव करेगा, और ऑयल लाइटर होता है तो हमेशा ऊपर की तरफ मूव करेगा। यदि अपवर्ड क्रीमिंग की बात होती तो ये ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन डाउनवर्ड क्रीमिंग की बात हो रही है, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब वाटर इंटरनल फेज होगा, ऑयल एक्सटर्नल फेज होगा, मतलब इमल्शन WO टाइप का होगा। तब क्या होगी आपकी डाउनवर्ड क्रीमिंग होगी। और अपवर्ड क्रीमिंग किस केस में होगी, जब ऑयल आपका इंटरनल फेज होगा, वाटर एक्सटर्नल फेज होगा, तब मतलब इमल्शन OW होगा, तब उस केस में अपवर्ड क्रीमिंग होगी। इसलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, एक इज द करेक्ट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाटरनरी एम्फोलाइटिक सर्फेक्टेंट फॉर फार्मास्यूटिकल इमल्शंस। चलिए, तो यहां पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर हम इसको देखें तो यहां पर देखेंगे आप, तो यहां पर एक जो अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास होता है एम्फोलाइटिक सर्फेक्टेंट का जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होता है वो है B10। B10 कैसा होता है, एम्फोलाइटिक सब्सटेंसेस होता है, क्वाटरनरी एम्फोलाइटिक सब्सटेंसेस होता है, क्वाटरनरी नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, क्वाटरनरी नेचर का होता है। देखते हैं एग्जांपल, पहले आंसर करेक्ट चेक करते हैं। आंसर क्या है, करेक्ट आंसर B10 है, जी हाँ। तो यहां पर देखेंगे जो B10 होता है क्वाटरनरी एम्फोलाइटिक सर्फेक्टेंट होता है, जो कि दोनों ग्रुप होते हैं। इसमें कैसे ग्रुप होते हैं, आपका क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है, ठीक है ना। ठीक, तो ये कैटानिक और एनानिक दोनों टाइप के प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब इसमें दोनों चार्ज हो सकते हैं, कैटानिक चार्ज भी हो सकता है, एनानिक चार्ज भी हो सकता है। और ये B10 को हम ड्यूटेनाइन सर्फेक्टेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, चलिए तो कुछ एग्जाम्पल है, देखिए जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थे। तो सोप में अगर हम देखें, सोप में अगर देखें तो एनानिक जो सर्फेक्टेंट रहते हैं सोप के हिसाब से सोडियम मॉलिएट, सोडियम पामीटेट। सल्फेट में देखें सोडियम लॉरेल सल्फेट, ईथर सल्फेट में देखें सोडियम लॉरेथ सल्फेट, बेंजाइल सल्फेट में देखें 4 बेंजाइल डोडेकेन सल्फोनेट सोडियम। हेमिस्टर में सल्फोसक्सीनेट, मतलब जो सल्फोसक्सीनेट था ऑप्शन में, तो वो कैसा है, किस टाइप का, एनानिक टाइप का सर्फेक्टेंट है। उसके बाद सार्कोइड्स लॉरेल सक्सीनेट, और मिसलेनियस में सिट्रीमाइड और सिटाइल पायरिडिनम क्लोराइड। यस, अब उसके बाद कैटानिक में आते हैं। कैटानिक में अमाइन जिनमें अमाइन ग्रुप रहता है और अमाइन ग्रुप रहता है। उसके बाद आपके नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और लास्ट आता है आप एम्फोलाइटिक सर्फेक्टेंट जिसमें आपका क्वाटरनरी कंपाउंड्स में अगर हम बात करें तो B10 और सल्फोबीटेन आते हैं, और अमोनियम फास्फेट में आपका लेसिथिन आता है। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है। तो यहां पर देखिए मोनोमोलिकुलर एडजॉर्प्शन थ्योरी इज द मोनोमोलिकुलर एडजॉर्प्शन थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन। यस, ऑप्शन ये करेक्ट है। ओरिएंटेड वेज थ्योरी ऑप्शन बी करेक्ट है। सॉलिड पार्टिकल एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑप्शन सी करेक्ट है। लेकिन बायमोलिकुलर एडजॉर्प्शन थ्योरी ये ऑप्शन गलत है। तो आपको ब्रीफ में बताना चाह रहा हूं कि जो आपकी
जो आपकी थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन होती है, 3 टाइप की होती है। एक होती है आपकी सरफेस टेंशन थ्योरी, ये बताती है कि जो आपके सरफेक्टेंट होते हैं वो ऑयल और वाटर के बीच की इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करते हैं। दूसरा आता है, दूसरा कह सकते हैं कि दूसरी थ्योरी होती है वो ओरिएंटेड वेज थ्योरी है। वो यह बताती है कि यहां पर इंटरफेस पर जो आपके सरफेक्ट इमल्सिफाइंग एजेंट रहते हैं वो उनका ओरिएंटेशन किस तरह से होता है। जो ऑयल सॉल्युबल सरफेक्टेंट है या ऑयल सॉल्युबल इमल्सिफायर है वो आपका ऑयली पार्ट की तरफ डायरेक्टेड रहेगा, या कह सकते हैं कि जो आपके इमल्सिफायर का जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर की तरफ ओरिएंटेड रहेगा, और जो लिपोफिलिक पार्ट है वो आपका ऑयल की तरफ ओरिएंटेड रहेगा। मतलब जिस फेज में जो पार्ट ज्यादा सॉल्युबल होगा उसमें जाकर उसकी तरफ जाकर ओरिएंटेड होगा। मैं फिर से बोलूंगा, यदि हम सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट अगर यूज कर रहे हैं, सपोज करिए हम सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट अगर यूज कर रहे हैं और ये मान लीजिए ऑयल है और ये वाटर है, तो सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट का जो इस तरीके का मॉलिक्यूल होता है इसका ओरिएंटेशन कैसा होगा कि इसका हेड पार्ट वाटर की तरफ और टेल पार्ट जो होगा ऑयल की तरफ होगा। इस तरीके से ओरिएंटेशन होगा, ठीक है। ओरिएंटेशन किस तरह, इस तरह से ओरिएंटेशन होगा, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको बोलते हैं ओरिएंटेड वेज थ्योरी। तीसरी थ्योरी ये बोलती है कि आपका जो इमल्सिफायर होते हैं, जो इमल्शन बनाने में, इमल्शन को स्टेबल बनाने में हेल्प करते हैं, वो आपके इंटरनल फेज ग्लोब्यूल्स के अराउंड क्या करते हैं, फिल्म प्रोड्यूस करते हैं। ये फिल्म क्या करती है, आपके कोलिशंस को रोकने का काम करती है, इंटरनल फेज ग्लोब्यूल्स के कोलिशंस का रोकने का काम करती है। ये फिल्म जो होती है वो 3 तरह की होती है, थ्री टाइप्स की होती है फिल्म अगर हम बात करें। एक होती है आपकी मोनोमोलिकुलर फिल्म जो कि सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स बनाते हैं। दूसरी होती है आपकी मल्टीमोलिकुलर फिल्म जिसको हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स बनाते हैं। और तीसरी होती है आपकी सॉलिड पार्टिकुलेट फिल्म जिसको आपके क्लेस डेवलप करते हैं, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डेवलप करते हैं, बीगम और बेंटोनाइट। तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, तीनों करेक्ट है, तीनों और आपके थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन का पार्ट है। बट ये ऑप्शन डी थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन का पार्ट नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी, बाई मॉलिक्यूलर एडजॉर्प्शन। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग मैच पैटर्न ऑफ डीएलवीओ थ्योरी। यस, यहां पर देखते हैं क्या रॉन्ग मैच पैटर्न है डीएलवी थ्योरी के अकॉर्डिंग। प्राइमरी मिनिमम, हाई अट्रैक्शन, इरिवर्सिबल कोएगुलेशन। यस, यहां पर करेक्ट छांटना है, तो ये तो करेक्ट है। प्राइमरी मिनिमम पर हाईली अट्रैक्शन होता है और यहां पर जो कोएगुलेशन जो होता है वो इरिवर्सिबल टाइप का होता है प्राइमरी मिनिमम पर। अब प्राइमरी मिनिमम के बाद प्राइमरी मैक्सिमम पर आते हैं। तो प्राइमरी मैक्सिमम में क्या होता है, यहां पर क्या हो रहा था, प्राइमरी मिनिमम हाईली अट्रैक्शन हो रहा है और प्राइमरी मैक्सिमम में हाई रिपल्शन होता है, और यहां पर ये कोएगुलेशन को प्रिवेंट करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि जहां पर अट्रैक्शन होगा वहां कोएगुलेशन होगा, जहां पर रिपल्शन होगा वहां पर क्या होगा, कोएगुलेशन नहीं होगा। तो प्राइमरी मिनिमा जो होती है, प्राइमरी मिनिमा पर क्या होगा, आपका अट्रैक्टिव फोर्स होंगे तो वहां पर कोएगुलेशन के चांसेस होंगे। लेकिन प्राइमरी मैक्सिमम जहां पर रिपल्शन होगा, मैक्सिमम नाम ही उसका मैक्सिमम, मतलब एनर्जी आपका पोटेंशियल मैक्सिमम लेवल पर है, तो वहां पर रिपल्शन स्टेट में है, तो मतलब वहां पर कोएगुलेशन नहीं होगा। फिर सेकेंडरी मिनिमा पर पहुंच गए, फिर से सेकेंडरी मिनिमा कंडीशन पर पहुंच गए, मतलब आपका जीटा पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो यहां पर वीक इंटरेक्शन शुरू हो जाएंगे, मतलब फ्लॉकुलेशन शुरू हो जाएगा। मतलब प्राइमरी मिनिमा और प्राइमरी मैक्सिमा, प्राइमरी मिनिमा जो प्राइमरी मैक्सिमा है वहां पर प्राइमरी मिनिमा पर हाई अट्रैक्शन और प्राइमरी मैक्सिमा पर हाई रिपल्शन होगा। लेकिन सेकेंडरी मिनिमा पर बात करें तो जो इंटरेक्शन होंगे वीक टाइप के होंगे, फ्लॉकुलेशन को प्रमोट करेंगे। लेकिन सेकेंडरी मैक्सिमा ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, सेकेंडरी मैक्सिमा ऐसा कुछ नहीं होता। यहां पर प्राइमरी मिनिमम, प्राइमरी मैक्सिमम और सेकेंडरी मिनिमम होते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो कौन सा आएगा, आपका डी आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। तो अकॉर्डिंग टू डीएलवीओ थ्योरी यहां पर देख सकते हैं प्राइमरी मिनिमा, प्राइमरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा। तो यहां पर सेकेंडरी मैक्सिमा टाइप का कुछ नहीं होता, केवल दो मिनिमा होते हैं और एक मैक्सिमा होता है। तो जो मैक्सिमा होगा वहां पर रिपल्शन होगा, मिनिमा होगा वहां पर अट्रैक्शन होगा। अगर मैक्सिमम मिनिमा प्राइमरी है तो उस पर हाईली अट्रैक्शन होगा और सेकेंडरी है तो उस पर वीक अट्रैक्शन होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं ग्राफ के थ्रू, यहाँ पर ये प्राइमरी मिनिमम वाली कंडीशन है, यहाँ पर मैक्सिमम अट्रैक्शन है और कोएगुलेशन हो रहा है। ये आपकी प्राइमरी मैक्सिमम वाली कंडीशन है, यहाँ पर मैक्सिमम रिपल्शन हो रहा है, मतलब पार्टिकल दूर दूर हैं, मतलब डीफ्लॉकुलेटेड स्टेट में है। और यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर जो सेकेंडरी मिनिमा है यहाँ पर वीक अट्रैक्शन होगा और फ्लॉकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा।
यस, द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ अ सस्पेंशन, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम सस्पेंशन का डिटरमाइन करने के लिए क्या यूज करते हो? सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या होता है? एक इवोल्यूशन पैरामीटर होता है किसका? सस्पेंशन का, जिसमें हम देखते हैं कि आपका स्टेबिलिटी पैटर्न क्या होता है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम किसको कि सिस्टम फ्लोकुलेटेड है या डीफ्लोकुलेटेड, उसके लिए हम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम टेस्ट लगाते हैं। तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम को टेस्ट करने के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मेजरिंग सिलेंडर। फ्रीज था स्टडी किसके लिए करते हैं? क्रिस्टल ग्रोथ को चेक करने के लिए करते हैं। मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे किसको? क्रिस्टल ग्रोथ को चेक करने के लिए आप क्या करते हो? फ्रीज था स्टडी करते हो। कप एंड बॉब विस्कोमीटर, ये विस्कोसिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। काउल्टर काउंटर मेथड जो होती है आपकी पार्टिकल साइज को मेजर करने की मेथड होती है, या पार्टिकल वॉल्यूम। यहां पर डी ऑप्शन जो बचता है मेजरिंग सिलेंडर, इसमें हम क्या करते हैं? सेडिमेंटेशन वॉल्यूम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम या फ्लोकुलेशन वॉल्यूम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट बिफोर सेटलिंग। यस, अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट या सस्पेंशन बिफोर सेटलिंग। यस, ओके। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चंस फार्मास्यूटिक्स के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे आप कुछ डिस्कस कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके वीकली टेस्ट में एचईपी पोर्शन के क्वेश्चन को विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ यहां पर देखने वाले हैं। तो देखिए आपकी वीकली टेस्ट में आपका 35 नंबर वाला क्वेश्चन आपके एचईपी टॉपिक से पूछा गया था। देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट अबाउट द हार्ट वाल। हार्ट वाल से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट को फाउंड आउट करना था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होने वाला है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट था आपका कि पेरिकार्डियम इज द इनर लेयर। तो ये स्टेटमेंट ही आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि पेरिकार्डियम जो होता है ये आपका आउटर लेयर होता है, ना कि इनर लेयर। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम हमारे हार्ट का मिडिल लेयर होगा, मिडिल लेयर होगा हमारे हार्ट का, और इट इज द नेटवर्क ऑफ द स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग फाइबर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द हार्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है हार्ट में, जो पेसमेकर बनाता है आपका इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो ट्रांसमिट होता है एवी नोड के बाद फिर आपका बंडल ऑफिस के थ्रू आपका फिर नेक्स्ट में आपके पूरे हार्ट के वॉल में आपका पुरकेंजे फाइबर्स के थ्रू पूरे इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ पर होती है? मायोकार्डियम मसल पे। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया आपके हार्ट के रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट। फिर थर्ड देखते हैं इंडोकार्डियम। तो इंडो का मतलब होता है इनर लेयर ऑफ द हार्ट, और इनर लेयर जो आपका हार्ट होता है, तो हमारे हार्ट में जो बेसिकली 4 चेंबर्स होते हैं और जो ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड जो वॉल्स होती हैं, तो ये सब की जो लाइनिंग्स है ये किससे बना होता है? आपका इंडोकार्डियम। तो ये वाला स्टेटमेंट क्यू और आर ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर पी वाला स्टेटमेंट रॉन्ग होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? P इज द फॉल्स। P स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, बाकी Q और R जो स्टेटमेंट है ये आपका ट्रू होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 35 नंबर वाला क्वेश्चन का A इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। 36 क्वेश्चन को देखते हैं। रेड ब्लड सेल दैट कंटेन बोथ A and B एंटीजन ऑन देयर सरफेस आर नॉर्मली फाउंड इन द पर्सन विथ ब्लड टाइप्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और एक चीज़ आपको मैं पहले ही बता दूं कि आरबीसी के सरफेस पे जो भी एंटीजन प्रेजेंट होगा उसके बेस पे ही हम डिटरमाइन करते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होने वाला है। जैसे आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप ए होने वाला है, बी एंटीजन प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप बी होने वाला है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? ठीक है, बोथ की बात कर रहा है, बोथ ए एंड बी होगा। ठीक है, बोथ ए एंड बी। जब किसी आरबीसी के सरफेस पे ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट हो तो कौन सा ब्लड ग्रुप होने वाला है? तो ये हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, यदि सिर्फ ए टाइप का एंटीजन प्रेजेंट होता तो ब्लड ग्रुप ए होता, बी टाइप का एंटीजन प्रेजेंट होता तो ब्लड ग्रुप बी होता है, और जब दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं ए और बी तो ब्लड ग्रुप ए बी होता है आपका। और यदि यहाँ से कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ना हो आरबीसी के सरफेस पे तो ब्लड ग्रुप ओ होने वाला है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं? ए बी को और क्या बोला जाता है? आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रेसिपिएंट। ये सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड को ले सकता है। और यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन पूछता है आपका यूनिवर्सल डोनर।
तो यूनिवर्सल डोनर में आपका आंसर आ जाएगा ओ ग्रुप जो है, ठीक है। और पॉजिटिव और जो नेगेटिव होती हैं ये RH पे डिपेंड करता है। जिस ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर प्रेजेंट हो वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और जिस ब्लड ग्रुप में आपका RH ग्रुप अब्सेंट हो वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 वाला, आपसे पूछा गया था इफ देयर इज एनी इंजरी इन द हाइपोथैलेमस रीजन ऑफ द ब्रेन इट इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्ट। यदि हाइपोथैलेमस में किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, हाइपोथैलेमस बेसिकली क्या होता है, हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का ही पार्ट होता है, और यदि यहाँ पर की जो न्यूरॉन्स यदि अफेक्ट हो जाए किसी वजह से, इन इंजरी की वजह से, तो क्या प्रॉब्लम्स होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका आप फंक्शन समझ लीजिए कि जो हाइपोथैलेमस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है, और इसी का दूसरा नाम होता है थर्मामीटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का थर्मामीटर किसको बोला जाता है, हाइपोथैलेमस का। हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर यदि न्यूरॉन्स अफेक्ट हो रहा है तो क्या अफेक्ट होगा, आपका रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर जो सिस्टम है ब्रेन का ये अफेक्ट हो जाएगा। बाकी डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन करना, तो डिसीजन मेकिंग करने वाला काम कौन करता है, हमारा ब्रेन का सेरेब्रम वाला रीजन करेगा। लोकोमोशन की बात करते हैं, लोकोमोशन को कंट्रोल करना, बॉडी को बैलेंस करने का काम सेरिबेलम का है आपका, और मेमोरी वगैरह बनाने का काम आपका हिप्पोकैम्पस का है, हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस रीजन का काम होता है, और इसे हिप्पोकैम्पस को और क्या बोला जाता है, आपका हार्ड डिस्क ऑफ द ब्रेन। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी वाली चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोकैम्पस, जो कि ब्रेन का ही पार्ट है। लोकोमोशन एक्टिविटी, हमारे बॉडी को बैलेंस करने का काम, कोऑर्डिनेशन करने का काम सेरिबेलम का काम होता है, जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। डिसीजन मेकिंग, हमारा IQ क्या होने वाला है, हमारी पर्सनालिटी क्या होने वाली है, ये सब के डिसीजन कौन लेता है, सेरिबेलम। और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हाइपोथैलेमस का है। तो यदि हाइपोथैलेमस का कोई न्यूरॉन अफेक्ट होगा तो इसका बॉडी का कंट्रोलिंग सिस्टम बॉडी टेम्परेचर वाला अफेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए तो इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आपको 38 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो आपके क्रेनियल नर्व से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्रेनियल नर्व विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ द ब्रांचेस, टोटल क्रेनियल नर्व की बात करें तो टोटल कितने क्रेनियल नर्व होते हैं, 12 पेयर क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होते हैं। क्रेनियल नर्व मतलब ऐसे नर्व जो हमारे ब्रेन रीजन से ऑरिजिन होंगे, ठीक है। ब्रेन रीजन से जो ऑरिजिन होते हैं इनको हम लोग क्रेनियल नर्व बोलेंगे। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्रेनियल नर्व किसमें हाईएस्ट ब्रांच किसका होगा, तो हाईएस्ट ब्रांच होता है आपका वेगस नर्व का। वेगस नर्व के ही सप्लाई आपके हार्ट GIT तक गया होता है। यदि इसकी मैं ब्रांचेस की बात करें हम लोग, आपके वेगस नर्व जो कि 10th नंबर का, ये आपका 10th नंबर का क्या है, क्रेनियल नर्व है। और इसकी ब्रांचेस कहाँ तक गया होगा, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है GIT में इसका देखने को मिलेगा। आपकी ब्रांच जो है इसका ब्रांच आपको हार्ट में भी देखने को मिलेगा, इसका ब्रांच आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी देखने को मिलेगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी देखने को मिलेगा। तो ये जो हाईएस्ट ब्रांच होता है किसका, वेगस का। ट्राइजेमिनल की मैं बात करूं तो ट्राइजेमिनल आपका लार्जेस्ट, ये होता है हमारा लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। और ये जो वेगस है ये आपका लॉन्गेस्ट है, ये आपका लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व का एग्जाम्पल है। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। टोटल 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व। फर्स्ट क्रेनियल नर्व आपसे पूछा जाता है, फर्स्ट क्रेनियल नर्व ऑल्फैक्टरी नर्व जो हमारे नोज रीजन पे प्रेजेंट होता है। सेकंड जो होता है आपका क्रेनियल नर्व ऑप्टिक नर्व जो आपके आई में प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका वेगस नर्व जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, ये सब में आपकी इसकी ब्रांचेस फैली हुई हैं। तो 10 इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया, 10th नंबर का होगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये मेडुला ऑब्लंगेटा रीजन से ही ओरिजिन होते हैं, जो हमारा हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। चलिए 39 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अफरेंट न्यूरॉन कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम, अफरेंट न्यूरॉन्स की दूसरा नाम क्या होता है, इसको सेंसरी न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं। अफरेंट न्यूरॉन्स आल्सो नोन एज अ सेंसरी न्यूरॉन्स। तो इनका काम क्या होगा सेंसरी न्यूरॉन्स का, ये आर्गन से किसी भी पर्टिकुलर आर्गन सेंस करके
कहाँ पर भेजेगा सिग्नल को? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या फिर बोल सकते हैं ब्रेन में सिग्नल को सेंड करने का काम करता है हमारा अफरेंट न्यूरॉन जो है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिसेप्टर टू द CNS इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी आर्गन में क्या प्रेजेंट होगा? रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। सपोज स्किन की मैं बात कर रहा हूँ, स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं। इस जैसे यहाँ पर सपोज कहीं पर फायर हो गया समझ लीजिए, ठीक है, एक बर्नर में ले लेता हूँ आपको, यहाँ पर हार्ट सेंसेशन होगा, ठीक है। हैंड को यदि मैं यहाँ पर हैंड की बात करूँ, स्किन में मैं एग्जांपल ले लेता हूँ हैंड को, तो हैंड में जैसे ही आपकी हॉट सेंसेशन होगा, ये सेंसेशन आपका स्किन के अफरेंट आर्टरी, कौन सा न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो अफरेंट न्यूरॉन्स हैं ये सिग्नल को कहाँ भेज देगा? CNS के पास सेंड कर देगा। सेंस करके CNS तक का जो फीलिंग होगी, हार्ट वाली फीलिंग, स्किन इसको सेंस करके CNS तक सेंड करूंगा, तो कौन से न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा ये कमांड जो है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफरेंट जो है। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा रिसेप्टर टू द CNS। एक होता है आपका मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है? ये CNS से सिग्नल को लेके जाएगा आपके इफेक्टर आर्गन। तो ये काम होता है मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या होगा समझिए, ये आपके CNS से ब्रेन से कमांड को कहाँ पर लेके जाएगा? इफेक्टर आर्गन के पास लेके जाएगा। तो दोनों चीज को याद रखना है। इसको और दूसरा नाम क्या है? इसी को बोलते हैं इफरेंट। इसको हम लोग बोलते हैं इफरेंट न्यूरॉन्स। इसका दूसरा नाम क्या है? इफरेंट न्यूरॉन्स। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था अफरेंट से रिलेटेड, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यदि ये वाला होता है आपका, ठीक है, इफेक्टर आर्गन टू द CNS, ये वाला नहीं होगा। यदि मैं मोटर की बात करूं तो मोटर का इसका करेक्ट आंसर हो जाता, ये वाला स्टेटमेंट जो होगा ये किसके लिए होता? आपके लिए। ये मोटर न्यूरॉन से रिलेटेड होता है कि CNS से रिसेप्टर तक, किसी पर्टिकुलर आर्गन तक सिग्नल को ले जाने का काम मोटर न्यूरॉन का होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाता है आपका। बट यहाँ फिर हाल आपको याद रखना है 39 का आंसर आपका C होगा। देखिए फिर आपका 14 नंबर पे क्वेश्चन आपके क्रेनियल नर्व से पूछा गया है। द क्रेनियल नर्व दैट रेगुलेट द हार्ट बीट। अभी जैसे मैंने बताया था कि जो हमारा वेगस नर्व है, तो वेगस नर्व की सप्लाई आपके हार्ट में भी है, हमारे GIT पे भी है। मतलब क्रेनियल नर्व, मतलब आपका ब्रेन की बात करूं तो ब्रेन जो है ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकता है, साथ ही साथ हार्ट रेट को भी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ब्रेन से न्यूरॉन्स आपके GIT में भी गई हैं और ब्रेन से न्यूरॉन्स कहाँ गया हुआ है? आपके हार्ट में भी गया हुआ है। ठीक है, कौन सा नंबर का? 10th नंबर का वेगस नर्व। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10th नंबर का वेगस नर्व। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को याद भी रखना है। देखिए ये आपका लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है, ये 10th नंबर को ही वेगस नर्व बोलते हैं, जो आपके रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क लाइक आपके रेगुलेटिंग द हार्ट रेट को भी रेगुलेट करने का काम करेगा। GIT का पेरिस्टल्सिस मूवमेंट, स्वेटिंग वगैरह, इन सब मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है हमारा वेगस नर्व जो है। 41 क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 41 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है, रोम्बेनसेफेलॉन हम किसको बोलते हैं? तो रोम्बेनसेफेलॉन जो हमारा ये जो हिंड ब्रेन है, इनको क्या बोला जाता है? रोम्बेनसेफेलॉन। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट लिखा हुआ है हिंड ब्रेन से रिलेटेड? सेरिबेलम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। सेरिबेलम किसका पार्ट होता है? ये हमारा हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, बैक साइड वाला ब्रेन का पार्ट होता है, और इन्हीं को क्या बोला जाता है? हिंड ब्रेन का ही दूसरा नाम होता है आपका रोम्बेनसेफेलॉन। तो ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। और भी अदर नेम देख लीजिए बाकी का, जैसे मिड ब्रेन को हम लोग मीसेनसेफेलॉन बोलते हैं, आपका फोर ब्रेन को प्रोसेफेलॉन, ठीक है, प्रोसेनसेफेलॉन बोला जाता है। यह हमारे फोर ब्रेन को, यह हमारा मिड ब्रेन, और यह आपका हिंड ब्रेन, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था रोम्बेनसेफेलॉन जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। 42 नंबर वाले क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है? आपका पॉन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, इनको आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। लार्ज पार्ट ऑफ द ब्रेन, गलत। लार्ज पार्ट कौन होता है? लार्ज पार्ट का एग्जाम्पल होगा आपके लिए सेरिबेलम, सेरिब्रम होगा। ठीक है, सेरिबेलम तो आपका हिंड ब्रेन का पार्ट हो गया। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या हो जाएगा? आपका सेरिब्रम होगा, ना कि पॉन्स। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है? पॉन्स रिलेटेड आपको स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है।
तो देखिए कंफ्यूजन बहुत होता है सेरिब्रम और सेरिबेलम में। तो याद रखना सेरिब्रम फोरब्रेन का पार्ट होता है और सेरिबेलम जो होता है बेलम वाला ये आपका हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया कि पॉन्स लार्ज पार्ट नहीं होता ब्रेन का। दूसरा देखिए इट सेंड इंपल्सेस टू द सेरिब्रम, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत है। पॉन्स का एक ही काम होता है, ये रिस्पिरेटरी सिस्टम या बोल सकते हैं हमारे ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर हुआ? पॉन्स कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट होता है और इसको एक ही काम दिया गया है, ये ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है। जो 16 to 18 पर मिनट हमारा ब्रीथिंग रेट है, इनको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉन्स को दिया गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए आप 43 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम आपका। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया और जीपीटी एग्जाम में आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन जो है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? बेरो रिसेप्टर डिटेक्ट द चेंजेस इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि बेरो रिसेप्टर क्या मेजर करता है? ये किसको डिटेक्ट करेगा? ये ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। और सेकंड देखते हैं कीमो रिसेप्टर डिटेक्ट द चेंजेस इन द ब्लड प्रेशर। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि कीमो रिसेप्टर का काम क्या होता है? कीमो का मतलब होता है केमिकल, कीमो का मतलब केमिकल। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को क्या करता है? ये रेगुलेट करने का काम करता है। जैसे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई है, सपोज ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई है, तो इस बात का इंडिकेशन है कि ब्रीथिंग रेट को क्या करना पड़ेगा? अब आपको इंक्रीज कराना पड़ेगा। ये सिग्नल कहाँ पहुंच जाएगा? मेड्यूला ऑब्लंगेटा पॉन्स के पास ये मैसेज पहुंच जाएगा कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई है, इसका मतलब बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल डाउन है, तो ब्रीथिंग रेट को फास्ट करना। तो कि ब्रीथिंग रेट फास्ट होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा, तो इससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिमूव होगा बॉडी से और ऑक्सीजन इनहेल होगा बॉडी में। तो ये सब काम कौन करता है? ये काम होता है कीमो रिसेप्टर का। तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेजर करने का काम ये करता है और बेरो रिसेप्टर का काम होता है ये बीपी को सेंस करता है। ठीक है, हमारा जो हार्ट है, तो हार्ट में जो आपका अओर्टा वाला पार्ट है, अओर्टा जो कि लार्जेस्ट आर्टरी है जो पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है, और यहीं पर प्रेजेंट होता है बेरो रिसेप्टर। और ये बेरो रिसेप्टर प्रेशर को सेंस करके, ब्लड के प्रेशर को सेंस करके कहाँ भेजता है? हमारे ब्रेन को भेजता है, और उस हिसाब से हमारा ब्रेन ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है वेगस नर्व के थ्रू। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट ही आपके गलत है, रॉन्ग है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका। चलिए 44 क्वेश्चन को देखते हैं जो आपका टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कनेक्टिव टिश्यू से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और उनमें आपको फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? जो पूरे बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे हमारा ब्लड हो गया, बोन हो गया, लिम्फ हो गया, कार्टिलेज हो गया, ये सब कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल हैं जो हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे हमारे पूरे बॉडी में क्या फ्लो हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है। पूरे बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम किया हुआ है हमारा ब्लड जो है। हमारे बॉडी में क्या है? स्केलेटल सिस्टम जो हमारे पूरे बॉडी को सपोर्ट करने का काम करता है। तो ये सब चीज़ें कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल होते हैं। अब देखते हैं इनमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। तो पहला देखिए, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इधर रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू नहीं। एरियोलर जो आपका टिश्यू होता है ये आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल होता है। तो ये रहता लूज, तो ये सही होता, लेकिन ये तो गलत हो गया आपका। दूसरा देखिए, बोन इज द रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू नहीं। जो बोन होता है और हमारा जो ब्लड है ये आपके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ये आपके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दोनों स्टेटमेंट स्टार्टिंग के दो, पहला दूसरा तो आपका गलत हो गया। फिर देखिए, कार्टिलेज इज द पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि कार्टिलेज जो होता है, जैसे हमारा इसको देखिए, ये आपका ईयर जो है ये कार्टिलेज से बना हुआ है, ये वाला देखिए कार्टिलेज से बना हुआ है। तो इट इज द पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एडिपोज टिश्यू इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एडिपोज टिश्यू को ही और क्या बोलते हैं हम? आपका
इसी को फैटी टिश्यू बोलते हैं और यहीं पर जाके फैट जो होती हैं, ऑयली चीज़ें होती हैं, फैट चीज़ें होती हैं, ये जाके स्टोर होती हैं। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है और ये आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। तो इनकरेक्ट आपका पी और क्यू, तो सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, पी क्यू आपका रॉन्ग है, बाकी आर और एस करेक्ट स्टेटमेंट है आपके लिए। चलिए 45 क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 45 क्वेश्चन आपसे पूछा गया ब्लड से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट अबाउट द स्टेजेस ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड स्टेजेस को आपको फाइंड आउट करना है, वो भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है आपका, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। यस, ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में आपका प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, जैसे ये वाला लिखा हुआ है, कन्वर्जन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन टू द थ्रोम्बिन। यस, ये प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब इंजरी होगी तो इंजरी होने के बाद आपका प्लेटलेट एक्टिवेट होता है, और जो ये प्लेटलेट्स है ये आगे चल के थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिवेट करेगा, और थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ कॉम्बिनेशन बना के किसको एक्टिवेट करता है, आपके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। और आगे चल के यही थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। लेकिन जो सेकेंड स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, फाइब्रिन इंटू फाइब्रिन, ये गलत है। यहां पर ये चीजों को ये लिख देता है, यहां पर फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन टू द फाइब्रिन, ये स्टेटमेंट लिखा रहता आपका, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ द फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, तो ये बिल्कुल करेक्ट होता। बट यहां पर चीजों को क्या लिखा हुआ है आपका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बट थोड़ा सा चेंजेस था यहां पर, कि कन्वर्जन ऑफ द फाइब्रिनोजन टू द फाइब्रिन सही होता, बट यहां पर चीजों को क्या लिख दिया हुआ है, फाइब्रिन टू फाइब्रिनोजन, ये अपोज लिख दिया गया है, अपोजिट लिख दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट इसका गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि यही आपका जो फाइब्रिन है ये आपका एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, और यहीं पर जाके WBC RBC के जो सेल्स होते हैं यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं और ब्लड क्लॉट कर जाता है। तो बी स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है, बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो इसका ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर? तो ये ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब नेक्स्ट 46 के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम आपका। यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर और उनका अदर नेम जो होते हैं आपके, क्लॉटिंग फैक्टर के नेम को आपको मैच करना है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम आपके फैक्टर को मैच करना है, यहाँ पर आपके क्लॉटिंग फैक्टर है और उनको मैच करना है उनका नेम को। तो देखिए फैक्टर नंबर यदि हम आपके 12 की बात करें तो फैक्टर नंबर 12 को क्या बोलते हैं हम, आपका हेजमैन फैक्टर। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद करते हैं फैक्टर नंबर 11। देखिए फैक्टर नंबर 11 किसको बोलते हैं, आपका प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक कंपोनेंट, ये आपका फैक्टर नंबर 11 हो गया। उसके बाद देखिए सेकेंड वाला हो गया आपका स्टेबल फैक्टर, और फैक्टर नंबर 3 को क्या बोला जाता है, आपका टिश्यू फैक्टर, ठीक है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आपका, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया? तो आपको टोटल 12 फैक्टर्स को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपसे, ठीक है। ये जो आपको फैक्टर है, फर्स्ट फाइब्रिनोजन, सेकंड आपका प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ कैल्शियम, फिफ्थ लेबाइल, और आपका सिक्स्थ प्रेजेंट नहीं होता, सिक्स्थ का एग्जिस्टेंस नहीं है, याद रखना। सेवंथ होता है स्टेबल फैक्टर, 8 होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, यदि इसकी डिफिशियंसी हो गई तो हीमोफिलिया की प्रॉब्लम देखने को मिलता है। उसके बाद आपको याद रखना होगा आपका 11 नंबर का फैक्टर याद रखना होगा, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप लोग, ये 9 नहीं होगा, ये 11 होगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। 9 तो आपका क्रिसमस फैक्टर होता है, तो यहां पर ये होगा, ये आपका इस तरीके का होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, ये होगा आपका, ये इसका 11 होता है, ठीक है। नेक्स्ट को हम देखते हैं आपका, नेक्स्ट 47 क्वेश्चन को हम डील करते हैं। 47 क्या है आपका, विच आर द फॉलोइंग को क्लोटिंग फैक्टर इज द डिफिशिएंट इन द पीपल सफरिंग फ्रॉम द हीमोफीलिया बी। अभी मैंने डिस्कस किया हुआ था कि फैक्टर नंबर 8 की यदि डिफिशियंसी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम्स हो जाएगा, हीमोफीलिया। तो ये फैक्टर नंबर 8 की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, हीमोफीलिया की प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ठीक है। और यहां पर क्या पूछ रहा है आपसे, हीमोफीलिया बी पूछ रहा है। यहां पर भी स्पेशल आपको नोटिस करना है, हीमोफीलिया ए होता है और हीमोफीलिया बी होता है। तो जो हीमोफीलिया ए होगा
ये आपका फैक्टर नंबर 8 की वजह से होता है, और जो आपका हीमोफीलिया बी होता है ये आपका फैक्टर नंबर 9 जिसको क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं, इनकी डिफिशियंसी की वजह से होता है। बट यहाँ पर आपको बी दिया हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर आपको 9 लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हीमोफीलिया ए ये फैक्टर 8 की वजह से होगा, हीमोफीलिया बी आया इसी को क्रिसमस डिजीज भी बोला जाता है, ये फैक्टर 9 की डिफिशियंसी से वजह से होगा। और फैक्टर सी जो हीमोफीलिया सी है ये फैक्टर 11 की डिफिशियंसी की वजह से होगा। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्टर ए है, बट फैक्टर 9 और फैक्टर 11 को भी आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपसे नर्व से, स्पाइनल नर्व से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट पूछ रहा है। देखिए क्या है आपका फैक्टर, आपका क्वेश्चन देखिए 48 नंबर वाला को हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, देयर आर द 8 पेयर ऑफ द थोरेसिक नर्व, नहीं 8 नहीं होता है, ये आपका 12 पेयर होता है। थोरेसिक नर्व मतलब जो आपके थोरेसिक रीजन पे प्रेजेंट होते हैं। तो कितने होते हैं टोटल? यहाँ पर 12 नर्व आपके प्रेजेंट होते हैं। दूसरा देखिए देयर आर द 8 पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व, बिल्कुल करेक्ट है, ये आपके नेक रीजन पे प्रेजेंट होते हैं क्रेनियल नर्व जो है। देयर आर द 5 पेयर ऑफ द सेक्रल नर्व, बिल्कुल ये भी सही है कि 5 पेयर होता है सेक्रल नर्व जो है। ठीक है, कमर के नीचे वाले रीजन से आपके ओरिजिन होते हैं। और 8 पेयर ये गलत है, ये आपका लंबर कितना होता है, कमर वाले रीजन की बात करें, ये आपका हिप रीजन वाले से स्टार्ट होता है, ये जो आपका सेक्रल नर्व है, और आपके कमर वाले रीजन से स्टार्ट होता है लंबर। तो लंबर कितना होता है टोटल 5। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपके लिए गलत है, तो ये भी स्टेटमेंट आपके लिए रॉन्ग है। ठीक है, तो आपका सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट ही बस यहाँ पर करेक्ट होने वाला है आपके लिए। क्लियर? यहाँ पर देख सकते हो आप चीज़ों को, ये आपका क्रेनियल नर्व हो गया, ये आपका थोरेसिक नर्व हो गया, ये आपका लंबर, और यहाँ पर आपका सेक्रम और कोक्सियल नर्व जो हो गया। ठीक है, 8 सर्वाइकल नर्व होते हैं नेक रीजन पे जो प्रेजेंट होता है, 12 होता है थोरेसिक, ये वाला थोरेसिक रीजन हो गया। कमर वाले को बोलते हैं हम लोग आपका 5 पेयर, और सेक्रल भी 5 पेयर होगा, और 1 क्या होता है कोक्सियल नर्व। टोटल कितना होता है आपका 30। ठीक है, टोटल यदि मैं बात करूँ तो टोटल काउंट कर लीजिए कितना हो जाएगा आपका 31 पेयर होगा। तो क्रेनियल नर्व 12 होता है याद रखना, और स्पाइनल नर्व कितना होता है आपका 31। सबको काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा 31। अब 49 वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 49 वाला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था ब्लड एंटर इनटू द हार्ट थ्रू द लार्ज वेन। तो लार्ज वेन के एग्जांपल क्या होता है आपका वेना केवा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है लार्ज वेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा वेना केवा। आपसे क्वेश्चन पूछ देता लार्ज आर्टरी, तो लार्ज आर्टरी यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता तो आपका आंसर हो जाता अओर्टा। अओर्टा लार्ज आपका क्या है आर्टरी है, और लार्ज वेन कौन है आपका वेना केवा, और इसी के थ्रू वेना केवा ही अटैच होता है कहाँ पर आपका वेना केवा ही राइट आर्ट्रियम से अटैच होगा, और यहीं पर से वीनस ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड इंटर करता है हमारे ब्लड में, हमारे हार्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अ न्यूरॉन दैट कैरी द इम्पल्स फ्रॉम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका, अभी जैसे मैंने बताया था सेंसरी न्यूरॉन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंसरी न्यूरॉन्स जैसे ये हमारा पेरिफेरल रीजन हो गया, ठीक है, और ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। तो पेरिफेरल रीजन से आपके सेंस करके सिग्नल को सेंस करके ब्रेन पर स्पाइनल कॉर्ड पे सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है हमारा सेंसरी नर्व। और इसके बाद जो ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड है ये जो भी इंफॉर्मेशन कमांड देंगे इनको फिर से पेरिफेरल ऑर्गन तक ले जाने का काम कौन करता है मोटर न्यूरॉन जो है। तो इस तरीके से डियर्स हमने आपके कंप्लीट कर दिया एचएपी पोर्शन से जो आपके वीकली टेस्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, इनको हमने विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हमने चीज़ों को बताया। आई होप आपके कोई भी डाउट्स अब नहीं रहे होंगे और आपको सेशन बड़ा मजा आया होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतने रखते हैं डियर, थैंक यू सो मच।